हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। और गाइस, आज हम अपना नया एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। वेजेस का मतलब नाम से क्लियर हो रहा है। वेजेस का मतलब होता है दिहाड़ी, है ना। आपके घर में मजदूर काम कर रहा है। सपोज आपके घर में कोई मिस्त्री लगा हुआ है, उसने पूरे दिन काम करा और आपने उसको शाम को पूरे दिन काम करने के 500 रुपए दिए, दैट इज उसके लिए वेज है। वेज का मतलब क्या होता है? दिहाड़ी। मिनिमम वेजेस एक्ट का कंसेप्ट क्यों लेके आए, पहले ये समझना बहुत जरूरी है। इस कानून को इंडिया में लाए क्यों? नाम से ही क्लियर हो रहा है। हमारे इंडिया में क्या सिस्टम है कि आपको पता है, रोजगार देने वाले कम है, रोजगार करने वाले बहुत ज्यादा है। मतलब नौकरी प्रोवाइड करने वाले बहुत कम है, नौकरी करने वाले बहुत ज्यादा है। और इंडिया में गरीबी क्योंकि बहुत ज्यादा था, इसलिए हर बंदा अपना बिजनेस नहीं कर सकता, तो इसलिए ज्यादातर लोग नौकरी करना प्रेफर करते हैं। तो जो बहुत लोअर मिडिल क्लास बंदा है, जो बहुत ही स्मॉल लेवल पे वर्क कर रहा है, बेचारा मिस्त्री है, कोई कारपेंटर है, कोई कुछ है, कोई छोटे लेवल पे वर्क कर रहा है, तो वो बेचारा क्या करेगा? वो उसके लिए क्या होगा कि नौकरी उसे मिलेगी नहीं आसानी से। तो उसके लिए क्या परेशानी हो जाएगी कि ना, जब देखो लेने वाले नौकरी ज्यादा होंगे और देने वाले कम होंगे ना, तो वो उनकी एक्सप्लॉइटेशन करेंगे। एक्सप्लॉइटेशन कैसे? तेरे को तो 2 हजार दूंगा, तेरे को खाली 4 हजार दूंगा, इससे ज्यादा दूंगा, महीने में काम करना कर ले। अब वो बंदा बेरोजगार है, बस सोचता कुछ तो मिले, मैं कर लूंगा काम, है ना। आज भी ऐसी जगहें तुम्हें दिखेंगी जहां पे लोग 3-3 हजार 4-4 हजार महीने में काम करते हैं। प्रैक्टिकली तुमने देखी भी होंगी। मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे स्कूल भी ऐसे हैं जो प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को 3-3 4-4 हजार रुपए चार 3-3 4-4 हजार महीना देते हैं, और प्राइमरी स्कूल के टीचर वहां पे पढ़ाने आते हैं 4 हजार में महीने में, 5 हजार महीने। भगवान जाने कैसे खर्चा कैसे चलता है उन बेचारों का। चलो, अब मिनिमम वेजेस, क्योंकि लॉ तो हमारे इंडिया में बनते ही हैं टूटने के लिए, फॉलो तो होते नहीं। तो बेसिकली मिनिमम वेजेस एक्ट इसलिए लाया गया था कि जो लोग बेचारे मजदूर लोग हैं, वो लोग परेशान ना हो, उनको कम से कम सरकार एक रेट फिक्स कर देगी, किसी भी बंदे को इससे नीचे नहीं मिलेगा, इससे नीचे नहीं मिलेगा। अगर मैं तुम्हारे को बताऊं तो दिल्ली के हिसाब से बताता हूं। दिल्ली ने एज ऑन 2020 दिल्ली सरकार ने मिनिमम रिवाइज मिनिमम वेजेस इन दिल्ली 2020। दिल्ली में मिनिमम वेज कितना डिक्लेयर करा गया, जरा देखो। हाय, नेट ही नहीं चल रहा यार। ये तुम्हें थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा कि अगर अनस्किल्ड वर्कर है, तो दिल्ली सरकार ने फिक्स करा हुआ है 2020 14,842 पर मंथ। अगर वर्कर अनस्किल्ड है तो 14,842 रुपए पर मंथ। अगर उसमें कोई भी स्किल नहीं है, जैसे एग्जांपल कोई वेटर है, पानी पिला रहा है, तो उसको, वो अनस्किल्ड है, उसमें कोई स्किल तो नहीं ना पानी पिलाने में, है ना। या कोई मिस्त्री के नीचे जो लोग ईंटें उठा उठा कर लेके, मिस्त्री तो स्किल्ड वर्कर हो गया जिसमें स्किल है ना घर बनाने की, लेकिन जो नीचे से लेकर ईंटें उठा उठा कर उसको पकड़ा रहे हैं सिर्फ, उनमें तो कोई स्किल नहीं है, तो वो अनस्किल्ड हो गए। तो कह रहा है दिल्ली ने डिसीजन लिया कि दिल्ली सरकार मिनिमम वेज प्रोवाइड करेगी एज ऑन 2020 का। अनस्किल्ड वर्कर को 14,842 पर मंथ, सेमी स्किल्ड वर्कर्स को 16,341 पर मंथ, 16,341 पर मंथ, एंड स्किल्ड वर्कर्स जिनमें कला है, जिनमें कोई कला है, उनको 17,991 पर मंथ। मतलब इतना पैसा तो मिनिमम कम से कम उनको मिलेगा, इतना पैसा तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। एज ऑन दिल्ली सरकार ने ये बोला है, दिल्ली सरकार ने इतना मिलेगा। अब तुम खुद ही बता दो दिल्ली के हालात, कितने लोगों को, अनस्किल्ड वालों को इतना मिलते हुए देखा है? पढ़े लिखों को नहीं मिलता, ग्रेजुएट लोगों को 15 हजार की नौकरी लगती है आजकल, वो भी मुश्किल से लगती है। और ये तो कह रहे हैं जी हम तो अनस्किल्ड वालों को भी 15 हजार, मतलब कितना देंगे? अनस्किल्ड वालों को कम से कम 14 हजार तो दिलवाएंगे दिलवाएंगे। लोग 5-5 हजार 10-10 हजार में काम करते धक्के खाते हैं। ऑल दो परेशानी क्या है, ये बेसिकली ये रूल जो है ये सबके लिए नहीं है। बेसिकली मिनिमम वेजेस एक्ट के अंदर एक सिस्टम है, इन्होंने बताया हुआ, इन्होंने एक वर्ड लिखा शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, ये लिखा है ना वर्ड शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। इस एक्ट का ना एक शेड्यूल है, मिनिमम वेजेस एक्ट का एक शेड्यूल है, जो आपके कोर्स में नहीं है। वो शेड्यूल आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन इतना बता देता हूं, वो शेड्यूल ना 2 पार्ट में डिवाइड है। उस शेड्यूल के 2 पार्ट डिवाइड है, उस शेड्यूल में 2 पार्ट्स हैं।
पार्ट 1 में पहले आइटम्स कम होती थी 12, पार्ट 1 में 18 आइटम्स हैं, एंड पार्ट 2 जो है वो डील करता है एग्रीकल्चर में। मतलब पार्ट 2 में बड़ी सारी चीजें बताई हैं कि किन किन के लोगों को, किन किन इंडस्ट्रीज को, किन किन कंपनीज को मिनिमम वेजेस देने चाहिए। और पार्ट 2 जो है वो डील करता है एग्रीकल्चर सेक्टर पे, कि जो लोग पार्ट 1 या पार्ट 2 में आ रहे हैं उन लोगों को मिनिमम वेजेस देने हैं, उन लोगों को क्या देने हैं, मिनिमम वेजेस देने हैं। अब बेसिकली मिनिमम वेज कितना है वो आपने देख लिया दिल्ली के हिसाब से, तो मैंने तुम्हारे को बता दिया, अलग अलग स्टेट का अलग अलग होगा, लेकिन इतना इतना वो कहते हैं कम से कम देना चाहिए। तुम्हारे पेपर में तुम्हें लिख के नहीं आना, तुम्हारे को इसलिए मिनिमम वेज का रेट याद भी नहीं कराया जाता, क्योंकि तुम लोग पेपर नेशनल लेवल पे देते हो और हर स्टेट में वेज का रेट डिफरेंट होगा, इसलिए तुम्हारे को मिनिमम वेज कितना चल रहा है वो याद ही नहीं करवाया जाता। मगर इस एक्ट का पर्पस समझ आ गया, ताकि किसी लेबर की एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसलिए एक मिनिमम वेज सेट करने के लिए, एक बेंचमार्क सेट करने के लिए इस लॉ को लेके आए, मिनिमम वेजेस एक्ट को लेकर आए। ये आपको बात समझ आ गई। The Minimum Wages Act 1948 is an act to provide for fixing of minimum rates of wages in certain employment। अच्छा, सारी एम्प्लॉयमेंट देखो, उसने बोला ना दिल्ली में सारे मजदूरों के ऊपर वो लॉ नहीं लगेगा, सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स, कुछ नौकरियां ऐसी, और वो नौकरियां कहां पे मेंशन होंगी, शेड्यूल के अंदर, इस एक्ट के शेड्यूल में। और इस एक्ट के शेड्यूल में कितने पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 18 आइटम है, और जो शेड्यूल तुम्हें याद नहीं करना, तो उसमें जो जो कंपनियों के नाम है, जो जो सेक्टर के नाम है, उनके अंदर जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको मिलेगा मिनिमम वेजेस, और या फिर वो पार्ट 2 जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके लिए, अभी तुम पढ़ोगे मेरे से। तो कहता था एम्प्लॉयमेंट आर दोज व्हिच आर इंक्लूडेड इन द शेड्यूल एंड आर रेफर्ड टू शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। तो कह रहा है जो जो एम्प्लॉयमेंट, जो जो नौकरियों का जिक्र हो रहा है शेड्यूल में, उन्हें हम क्या बोल रहे हैं, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट। अब आता है ऑब्जेक्ट एंड स्कोप ऑफ द लेजिस्लेशन। इस लॉ को लाने का ऑब्जेक्ट क्या है, स्कोप क्या है। लेजिस्लेशन मींस लॉ, इस लॉ को लाने का मकसद क्या है, जरा देखो। द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, द मिनिमम वेजेस एक्ट वाज पास्ड इन 1948 and it came into force on 15th March 1948. The National Commission on Labour has described the passing of the act as landmark in the history of labor legislation in the country. Labor legislation means labor laws. कहता है जिसको 1948 में जब लाया गया, मार्च 1948 में, तो कहा गया एक लैंडमार्क लॉ है। आज तक पूरी दुनिया में ऐसा लॉ नहीं बनाया गया जैसे इंडिया में बनाया गया, कि भाई मजदूरों को कम से कम इतना पैसा तो मिलेगा, मतलब अनस्किल्ड भी होगा तो कम से कम इतना तो मिलेगा। नाम से क्लियर है ना, मिनिमम इतना तो मिलेगा, इससे नीचे नहीं मिलेगा। लिखा बहुत कुछ है, प्रैक्टिकली बहुत कुछ अलग होता है। मैं नहीं बता सकता, मैं वीडियो में हूं, मैं फेस टू फेस की क्लास में तो जरूर बताता। मैं ऐसा बताया तो तुम्हें थोड़ा सा हिंट देता हूं। प्रैक्टिकली ना तुम्हें दिखाएंगे, ऐसी कंपनियां भी दिखेंगी, ऐसी कंपनियां भी दिखेंगी जो आपको ऑन पेपर जितना मिनिमम वेज बताया गया उतना ही देंगी। मतलब जैसे एग्जांपल लेके बात करें, सपोज अगर किसी बंदे का मिनिमम वेज 14,000 पे बैठ रहा है, अगर वो अनस्किल्ड वर्कर है, मोटा मोटा एवरेज लेके चल रहा है, तुमने देखा है दिल्ली में 14,000 समथिंग था। मान लो किसी का ऑन पेपर जो, मतलब किसी अनस्किल्ड वर्कर का मिनिमम वेज 14,000 पर मंथ बैठ रहा है, तो कंपनी क्या करेगी, उसको हर मंथ 14,000 पे देगी पर मंथ, उसके अकाउंट में क्रेडिट करेगी। लेकिन उसको बोलेगी कि भाई देख, एक शर्त है, हम तेरे को नौकरी पे रख रहे हैं, लेकिन तेरी 14,000 वाली औकात नहीं है, हमारे पास और भी बहुत मजदूर हैं, तेरे को हम 14,000 देंगे ऑन पेपर, तेरे अकाउंट में हर महीने पैसा आएगा, लेकिन 7,000 रुपए बाद में कैश में लाके वापस कर दियो, 7,000 रुपए बाद में कैश में लाकर वापस कर दियो। इंडस्ट्रीज में लोग इतना एक्सप्लॉयटेशन करते हैं एम्प्लॉइज की, मजदूरों के साथ बहुत एक्सप्लॉयटेशन होती है आज भी। तो मैंने प्रैक्टिकली ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज देखी हैं जो क्या करते हैं। अच्छा, कंपनी को क्या फायदा हो गया, उसमें रिकॉर्ड आ गया। रिकॉर्ड में कैसे आ गया, जब कल को अगर उस कंपनी पे रेड पड़ेगी कि तुम कितनी सैलरी देते हो, वो तो दिखा देंगे ना पासबुक में, देखो भाई हम तो 14,000 सैलरी डेबिट होती है, देखो सामने के बंदे वाले के अकाउंट में क्रेडिट हो रही है। लेकिन वो बंदा कितना कैश में आके वापस कर रहा है, उसका कोई रिकॉर्ड थोड़ी होता है, उसका कोई रिकॉर्ड थोड़ी होता है। तो प्रैक्टिकल चीज ना यार बहुत अलग है। हमारे इंडिया में एक कहावत होती है, एक कहावत कही जाती है इंडिया में, लॉ ब्रेकर्स आर ऑलवेज हेड द लॉ मेकर्स। इंडिया में लॉ तोड़ने वाले हमेशा लॉ बनाने वालों से आगे ही रहते हैं। तो ये बहुत गलत चीज है जो हमारे इंडिया में होती है, मैं उसके लिए कुछ कह भी नहीं सकता, ना मेरा बोलना बनता है। और ठीक है, अच्छी बात है, सरकार लॉ बनाती है, फॉलो उतने अच्छे, हमारे इंडिया में लॉ बनता बहुत अच्छा है, इंप्लीमेंटेशन अच्छी नहीं होती, उसकी इंप्लीमेंटेशन अच्छी नहीं होती। कभी सुना भी होगा, इतने लॉ हैं इंडिया के अंदर पूछो मत, लेकिन उनका आधे से ज्यादा लॉ यूजलेस कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि उनकी इंप्लीमेंटेशन अच्छी नहीं है, उनको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। तो वो क्या कहता था, फिलॉसफी ऑफ द मिनिमम वेजेस एक्ट एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंडीशन इन इंडिया हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन सो एंड सो केस। अभी जो केस है नीचे इसको पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या बताया कि इसके इस एक्ट की कितनी इंपॉर्टेंस है, वो नीचे बताया गया। जरा देखो, द मिनिमम वेजेस एक्ट परपोर्ट मींस रिलेट्स to achieve is to prevent exploitation of labor and for that purpose empowers the appropriate government। appropriate government मतलब क्या होता है, सुन लो, अभी नीचे डेफिनेशन पढ़ोगे वैसे तुम appropriate government की, लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूं।
सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, जब दोनों को जोड़ के बोले तो उसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो उसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो कहता है इस एक्ट का मेन पर्पस क्या है, टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, जो मजदूरों का फायदा उठाया जाता है वो ना हो, तो उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेप ले रही है। किस चीज किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस प्रिस्क्राइब करके कि हर एक रेट फिक्स कर देगी कि हर एक कंपनी को इतना, जो जो इस शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में आ रही है उनको इतना इतना तो पैसा देना ही पड़ेगा अपने मजदूरों को। आगे वो डिपेंड करेगा वो स्किल्ड एम्प्लॉई है, सेमी स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, उस पर डिपेंड करेगा। इन एन अंडर डेवलप्ड कंट्री विच फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन अ वेरी लार्ज स्केल, कह रहा है अंडर डेवलपमेंट कंट्री हमारी इंडिया, और आज के अभी अंडर डेवलप तो ही नहीं है ना, और डेवलपिंग के अंदर है, और आज के एट के अंदर इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट बड़े लार्ज स्केल पे है, तो कहता है इट इज नॉट अनलाइकली दैट द लेबर में ऑफर टू वर्क इवन ऑन स्टारवेशन वेजेस। ऐसा ना हो जाए कि लेबर को तड़पा दिया जाए, स्टारवेशन मींस भूखे मरने वाला लात हो जाए, बस इतना खाना मिल रहा है कि सुबह का खाना खा पा रहा है या रात का खाना खा पा रहा है, ऐसा ना हो। इसलिए मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस सेट किए गए हैं इस लॉ को बनाकर। द पॉलिसी ऑफ द एक्ट इज टू प्रिवेंट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ सच स्वेटेड लेबर, स्वेटेड लेबर समझ आता है ना, जो खून पसीने की कमाई लगाकर मेहनत कर रहे हैं, मतलब खून पसीने में लगाकर अपना मेहनत कर रहे हैं, तो उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। एंड सो इन प्रिस्क्राइबिंग द मिनिमम रेट्स द कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयर नीड नॉट बी कंसीडर्ड। आ गई ना बात, कहता है एम्प्लॉयर के पास पैसा है या नहीं वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, अगर तुम मजदूर रख रहे हो तो तुम्हारे को इतना पैसा देना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, एम्प्लॉयर कह रहा है मैं तुम्हारे को रख लूंगा, लेकिन मैं तुम्हारे को 14,000 रुपये महीने तो दे नहीं पाऊंगा, मेरी इतनी कमाई नहीं है, मैं तुम्हारे को 10,000 रुपये दूंगा महीने के। लॉ कहता नहीं जी नहीं, जितना मिनिमम वेज प्रिस्क्राइब किया गया आपको उतना तो देना पड़ेगा। आप किसी भी एम्प्लॉय की एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते, आपकी कैपेसिटी नहीं देखी जाएगी, आपकी औकात है या नहीं रखने की, आपकी औकात नहीं है आप मत रखो, लेकिन अगर रख रहे हो तो उसकी एक्सप्लॉयटेशन नहीं करोगे, आप उसे 14 जितना मिनिमम प्रिस्क्राइब किया गया उतना ही दोगे, उससे नीचे नहीं दोगे। What is being prescribed is minimum rates of wages which a welfare state assumes every employer must pay before the employees labor, before he employs labor। वो कहता है जितना बताया गया, जब भी कोई एम्प्लॉयर अपने पास मजदूर को रखेगा तो कम से कम वो उतना पैसा तो पे करेगा, कम से कम वो उतना पैसा तो पे करेगा। अकॉर्डिंग टू इट्स प्रीएम्बल, प्रीएम्बल का मतलब होता है समरी, समरी ऑफ द एक्ट। कहता है अकॉर्डिंग टू इट्स प्रीएम्बल द मिनिमम वेजेस एक्ट इज एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द फिक्सिंग ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस इन सर्टेन एम्प्लॉयमेंट्स कहाँ है, जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट शेड्यूल में डिफाइन है, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स। तथा कहता है द एम्प्लॉयमेंट्स आर दोज व्हिच आर इंक्लूडेड इन द शेड्यूल एंड आर रेफर्ड टू एज अ शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स। कह रहा है एम्प्लॉयमेंट वो है जो शेड्यूल में डिफाइन है और उनको हम क्या नाम देते हैं, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स। और नीचे क्या लिखा है, द नोट, नोट क्या लिखा है, द एक्ट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया, ये वाला एक्ट पूरे इंडिया पर लगता है इंक्लूडिंग जे-एंड-के। पहले नहीं लगता था इंक्लूडिंग जे-एंड-के, लेकिन आपको पता है जब से आर्टिकल 370 हटा उसके बाद से इंक्लूडिंग जे-एंड-के पे लगता है। अब जरा समझना, पहले ना तुम्हारे शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, तुम्हारे वर्ड आ रहा बार बार शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, तो पहले शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट पढ़ लो क्या है। देखो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट मींस एन एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल और एनी प्रोसेस और ब्रांच वर्क ऑफ वर्क फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट। कह रहा है शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट क्या है, जो इस एक्ट के शेड्यूल में डिफाइन है या उस शेड्यूल के अंदर जो अंडर कैटेगरी बनी हुई है उसके अंदर कहीं डिफाइन है। और नीचे क्या बोलता था, शेड्यूल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नेमली मैंने तुम्हें बताया दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। व्हेन ओरिजिनली इनेक्टेड, जब ये एक्ट ओरिजिनली स्टार्टिंग में बना तो पार्ट 1 और शेड्यूल में कितनी एंट्रीज थी, 12 एंट्रीज, मतलब 12 लिस्ट के नाम दिए हुए थे कि इस जगह पे अगर एम्प्लॉय काम करेंगे तो उनको मिनिमम वेजेस मिलेंगे। लेकिन बट नाउ 18 है, बट नाउ पार्ट 1 ऐसे लिख देते हैं ना ताकि याद रहे। अब आज के डेट में कितनी है, पार्ट 1 हैज पार्ट 1 हैज 18 एंट्रीज। आज के डेट में पार्ट 1 में कितनी एंट्रीज हैं, 18 एंट्रीज हैं। और ये तो पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2 रिलेट्स टू एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, जो लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट देते हैं लोगों को, उस वो पार्ट 2 उसमें डील करता है। तो पार्ट 2 एग्रीकल्चर में डील करता है, पार्ट 1 किस में डील करता है, 18 एंट्रीज बता रखी है अलग अलग कैटेगरीज की। और शेड्यूल तुम्हारे कोर्स में नहीं तो तुम्हें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना मोटा मोटा याद रखना है कि इस एक्ट में जब भी हम शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे तो इसका मतलब क्या है, जो इस एक्ट के शेड्यूल में डिफाइन है। और शेड्यूल के दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में 18 एंट्रीज और पार्ट 2 एग्रीकल्चर में डील करता है। अब हम इसकी डेफिनेशन पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। तो गाइस अब स्टार्ट करते हैं डेफिनेशंस। तो डेफिनेशंस के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमारे को पहली डेफिनेशन जो करनी है वो करनी है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और तुम्हें मैंने बताया ही था कि जब भी हम बोले एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का मतलब होता है सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट बोलने से बेटर रहेगा
CG/SG कर दो, मतलब कुछ जगहों पे ऐसा है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर एक्सरसाइज होगी, कुछ जगह पे ऐसा है जहां पे स्टेट गवर्नमेंट पावर एक्सरसाइज करेगी, कुछ जगहों पे सेंट्रल गवर्नमेंट पावर एक्सरसाइज करेगी, कुछ जगह पे स्टेट गवर्नमेंट। आपने देखा था ना कि शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट जो था, तो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट वो है जो इस एक्ट के शेड्यूल में डिफाइन है, जो एम्प्लॉयमेंट शेड्यूल के इस एक्ट के शेड्यूल में डिफाइन है। और आपने देखा था इस एक्ट के दो पार्ट है, पार्ट 1, इस शेड्यूल के दो पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर 18 एंट्रीज हैं और पार्ट 2 एग्रीकल्चर में डील करता है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि पार्ट 1 से रिलेटेड जो लॉ है, 18 एंट्री से रिलेटेड लॉ बनाए जाएंगे पार्ट 1 में। इन 18 एंट्रीज का मतलब क्या है कि इसमें 18 एम्प्लॉयमेंट्स के बारे में बताया गया, 18 सेक्टर के बारे में बताया गया कि कौन कौन से सेक्टर इसमें आते हैं। तो पार्ट 1 जो है वो बेसिकली उसके अंदर वो सब चीजें कवर होती हैं और पार्ट 2 में एग्रीकल्चर कवर होता है। तो 18 एंट्रीज का मतलब है कि जो कंपनियां या जो इंडस्ट्रीज, जो इसमें जैसे एग्जांपल में बात करूं तो रेलवे आती है, इसके अंदर रेलवे आती है, माइंस इंडस्ट्रीज आती हैं वगैरह वगैरह, इन 18 एंट्रीज में। तो इन इंडस्ट्रीज जो इनके अंदर आ रही हैं, इन सेक्टर के अंदर जो आ रही हैं, 18 एंट्रीज में आ रही हैं, उनसे रिलेटेड जो लॉ है वो लॉ कहता है वो बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। वो कौन बनाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। और पार्ट 2 से रिलेटेड, पार्ट 2 में क्या? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए मिनिमम वेज कितना होना चाहिए, उससे रिलेटेड लॉ कौन बनाएगी? स्टेट गवर्नमेंट। ऐसे समझ लो कि जो पार्ट 1 में 18 एंट्रीज हैं, इनके लिए जो वेजेस फिक्स करने हैं, इनके लिए जो इनमें इन 18 सेक्टर्स के अंदर जो वर्कर्स काम करेंगे उनके लिए जो वेजेस फिक्स करेंगे, जो आपने देखा ना मिनिमम वेजेस फिक्स करने होते हैं। और आपने देखा ही अभी कि सेमी स्किल के लिए कितना है, स्किल के लिए कितना है ना, और अनस्किल्ड के लिए कितना है। अनस्किल्ड के लिए 14,000 था, सेमी स्किल के लिए समथिंग था, 17,000 कुछ उसके लिए था, स्किल्ड के लिए। तो वो सब जो फिक्स किए गए हैं वेजेस, वो मिनिमम वेजेस, अगर वो पार्ट 1 वाली इंडस्ट्रीज हैं तो उसके लिए कौन फिक्स करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। पार्ट 2 वाली के लिए कौन फिक्स करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। हालांकि हम बोलेंगे क्या पूरे लॉ में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो आपको खुद समझना है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कहां पे क्या है। अगर रेलवे वाला केस होगा तो वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह वेजेस फिक्स करेंगी, मतलब पार्ट 1 में जो भी चीजें आ रही है उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट वेजेस फिक्स करेगी। पार्ट 2 वगैरह में जो एम्प्लॉइज आ रहे हैं उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट वेजेस फिक्स करेगी। तो अब वही बता रहा है तुम्हारे को, देखो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मींस इन रिलेशन टू एनी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट कैरिड ऑन बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल, या तो सेंटर के अंदर आ रही है, या रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आ रही है, या माइंस के अंदर आ रही है, ऑयल फील्ड, ये सब किसके अंदर आते हैं? लिस्ट 1 में आते हैं। आगे ऑयल फील्ड और मेजर पार्ट और एनी कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय अ सेंट्रल एक्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको ऐसे पढ़ना है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन चीजों के लिए, किसके लिए? रेलवे के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, रिलेशन माइन के लिए, ऑयल फील्ड वगैरह के लिए कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन चीजों के लिए कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। इन रिलेशन टू एनी अदर शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट द स्टेट गवर्नमेंट। एनी अदर में कौन आ गई? एनी अदर के अंदर आ गई पार्ट 2 वाली। ये अच्छा, ये बात बच्चा बोलता सर ये आपने बात बोली कहां से? ये बात नीचे लिखी हुई है, जब तुम्हारे को मैं शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन पढ़ाऊंगा ना, तो ये यहां पे लिखी हुई है, इसमें तुम्हें पता लगेगा कि अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को मैंने डिवाइड कैसे करा। तो बेसिकली जो अदर एम्प्लॉयमेंट होगा, मतलब एग्रीकल्चर वगैरह, उनसे रिलेटेड जो वर्कर्स हैं उनके लिए वेजेस कौन फिक्स करेगी? स्टेट गवर्नमेंट। और इससे रिलेटेड वेजेस कौन फिक्स करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन हो गई खत्म। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन है? एम्प्लॉय मींस एनी पर्सन हु इज एम्प्लॉयड फॉर हायर और रिवॉर्ड। अच्छा, ये लाइन समझ आती है? हायर और रिवॉर्ड। हायर का मतलब होता है जिसको मंथली सैलरी दी जाएगी वगैरह वगैरह। रिवॉर्ड का मतलब होता है जिसको पर डे बेसिस पे, है ना, इतना काम कर लो तो इतना पैसा देंगे वगैरह वगैरह, दिहाड़ी पे जिसको हम बोलते हैं। हायर का मतलब होता है हमने उस एम्प्लॉय को हायर कर लिया कि 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, साल भर के लिए वगैरह वगैरह। टू डू एनी वर्क स्किल्ड और अनस्किल्ड, कह रहा है एम्प्लॉय कोई भी हो, स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो। स्किल का मतलब उसमें कोई कला हो, उसमें कोई टैलेंट हो। जैसे एग्जांपल में बात करूं तो मैं एक बहुत सिंपल से एग्जांपल देता हूं। जब तुम घर में अपना घर बनवाते हो, मान लो तुम अपनी बिल्डिंग बनवा रहे हो, तो बिल्डिंग बनवाने में आपने देखा होगा एक तो मिस्त्री होता है जो मेन होता है। जो मिस्त्री है वो स्किल्ड एम्प्लॉय है। स्किल्ड क्यों है? क्योंकि उसके अंदर टैलेंट है। लेकिन जो उसको ईंटें वगैरह पकड़ा कर दे रहे होते हैं, जो उसके हेल्पर्स हैं, जो अदर वर्कर्स हैं, जो लेबरर्स हो गई नॉर्मल, वो क्या है? वो तो खाली उठा उठा कर चीजें दे रहे हैं, उनमें कोई कला थोड़ी है। तो वो अनस्किल्ड एम्प्लॉय है। वो कौन से हैं? अनस्किल्ड। तो स्किल तो कोई कला होनी चाहिए आपके अंदर। जैसे तुम लोगों ने देखा कुम्हार होते हैं, घड़े वगैरह बनाते हैं, तो वो भी स्किल्ड एम्प्लॉय के अंदर आ गए। मगर जिनमें कोई कला नहीं है, जैसे एग्जांपल वेटर आते हैं भाई, पानी पकड़ा कर चले जाते हैं, उसमें कोई कला थोड़ी है, तो वो अनस्किल्ड एम्प्लॉय है। तो कहता है एम्प्लॉय फिर कोई भी हो, स्किल हो, अनस्किल्ड हो, मैनुअल हो, क्लरिकल हो। मैनुअल मींस आप हाथ से काम कर रहे हो,
क्लरिकल्स मीन जो आप डाटा वगैरह कंप्यूटर पे डेटा वगैरह नहीं चढ़ाते, तुमने देखा होगा जो लोग ऑफिस में डाटा एंट्री का काम करते हैं, एक्सेल पे काम चढ़ाते हैं, डेटा चढ़ाते हैं, स्टाफ रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। आजकल स्कूल्स के अंदर जो अकाउंटेंट्स वगैरह टाइप जो होगा वो क्लरिकल वर्क होता है, अकाउंटेंट वगैरह का जो काम होता है वो क्लरिकल वर्क होता है। और मैनुअल मीन जो अपने हाथ से कर रहे हो आप, जो कंप्यूटर में नहीं कर रहे, हाथ वगैरह से कर रहे हो। एग्जांपल लेके बात करें, ये जो घड़े बनाना, ये सब काम करना तुमने देखा, तो ये सब क्या है, मैनुअल वर्क होता है। तो कह रहा है वो भले स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो, वो मैनुअल काम करते हो, क्लरिकल काम करते हो, मगर वो कहां आने चाहिए, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में आने चाहिए। इन रिस्पेक्ट ऑफ विच मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस हैव बीन फिक्स्ड, जिनके लिए मिनिमम रेट फिक्स किया गया। एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिनके लिए मिनिमम रेट फिक्स किया गया। और मिनिमम रेट किनके लिए फिक्स किया जाएगा, जो लोग शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में आ रहे हैं। इसका मतलब क्या कि जो आपने सपोज नॉर्मल वर्कर रखा हुआ है, आपने कोई नॉर्मल वर्कर अपनी फैक्ट्री में रखा और वो उन 18 एंट्रीज के अंदर आ ही नहीं रहा, वो उन 18 एंट्रीज में जो पार्ट 1 में थी ना तो उसमें आ रहा है, ना वो एग्रीकल्चर वाली जो पार्ट 2 है, ये तो पार्ट 1 हो गया, ना वो पार्ट 1 में आ रहा है, ना वो पार्ट 2 में आ रहा है। जो पार्ट 2 किसमें डील करता है, एग्रीकल्चर में, ना वो दोनों में से कहीं पे भी नहीं आ रहा। अब ऑब्वियस सी बात है, दोनों में से कहीं पे भी नहीं आ रहा वो वर्कर, तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए मिनिमम वेजेस फिक्स ही नहीं किए जाएंगे। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, मिनिमम वेजेस सरकार किसके लिए फिक्स करेगी, जो लोग शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में आ रहे हैं। और शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के दो ही पार्ट है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो जो सेक्टर पार्ट 1 या पार्ट 2 में कवर है, खाली उन्हीं के लिए मिनिमम वेज फिक्स किए जाएंगे। तो कह रहा है अगर इसके अलावा अगर आपने कोई ऐसा बंदा हायर करा जिसके लिए मिनिमम वेजेस सरकार नहीं फिक्स नहीं करे, सरकार नहीं फिक्स नहीं करे पीछे से, तो वो बंदा इस एक्ट के अंदर फॉल नहीं करेगा, उसको मिनिमम वेजेस नहीं मिलेंगे, उसके ऊपर एक्ट नहीं लगेगा, वो इस एक्ट में एम्प्लॉय नहीं माना जाएगा। तो बेसिकली इस एक्ट में एम्प्लॉय सिर्फ वो बंदा माना जाएगा, तो उसके लिए दो कंडीशन है। पहली बात, वो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए। इस एक्ट में एम्प्लॉय कौन माना जाएगा, पहली बात वो कहां होना चाहिए, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में होना चाहिए, फॉल करना चाहिए किसमें, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में। दूसरी बात, उसके लिए उस शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में भले ही पार्ट 1 या पार्ट 2 मिनिमम वेजेस फिक्स होने चाहिए। अगर ये दोनों चीजें पूरी हो रही है तभी वो इस एक्ट में एम्प्लॉय माना जाएगा, वरना नहीं माना जाएगा। आगे, एंड इंक्लूड्स एन आउट वर्कर, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मिनिमम रेट्स फिक्स एंड इंक्लूड्स एन आउट वर्कर टू हुम एनी आर्टिकल और मटेरियल आर गिवन आउट बाय अनदर पर्सन टू बी मेड अप, क्लीन, वॉश, ऑल्टर्ड, ऑर्नामेंटेड। अब जरा पहले इसको समझो। कह रहा है इसके अलावा इसमें आउट वर्कर भी कवर है। कौन कवर है, आउट वर्कर। ये आउट वर्कर क्या है जरा समझो। आउट वर्कर वो लोग होते हैं जो एम्प्लॉयर के प्रेमाइसिस में काम नहीं करते, जो एम्प्लॉयर के प्रीमाइसिस में काम नहीं करते, एम्प्लॉयर की फैक्ट्री वगैरह में काम नहीं करते, उन्हें हम बोलते हैं आउट वर्कर। वो एम्प्लॉयर के प्रीमाइसिस में काम नहीं करते, लेकिन वो काम एम्प्लॉयर के लिए कर रहे हैं। एग्जांपल लेके बात करते हैं, मान लो ये फैक्ट्री है एक्स की, ये एक्स की फैक्ट्री है, मिस्टर एक्स की क्या है, फैक्ट्री है, और इस फैक्ट्री के अंदर खाली 10 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है। तो यहां पे खाली 10 लोग ही काम कर सकते हैं, लेकिन इस बंदे को, मिस्टर एक्स को, कम से कम 40 एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट होती है। कितने एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट होती है, 40 एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इस पे इतना स्पेस नहीं है। ये तुम्हें मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं, दिल्ली में गांधीनगर जो मार्केट है ना, कपड़ों की मार्केट दिल्ली में गांधीनगर, वहां पे ऐसा ही होता है, जरा समझना क्या होता है। तो एक बंदे की फैक्ट्री है, यहाँ पे 10 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है और उसको 40 एम्प्लॉइज की जरूरत पड़ती है। तो वो बंदा क्या करता है, जो रिमेनिंग 30, तो 40 में से 10 तो ये रहे, तो 40 माइनस 10 तो कितना बचा, 30। तो ये जो 10-30 एम्प्लॉई हैं, ये इनको दे देता है अपने घर से काम करो, वर्क फ्रॉम होम दे देता है, एक किस्म से वर्क फ्रॉम होम दे देता है कि मैं तुम्हारे को मटेरियल दे दूंगा। जैसे तुमको मैं प्रैक्टिकली बताता हूं, मैंने कई नोन में देखे हैं लोग ऐसे, जिन लोगों को, जैसे सपोज मान लो इसकी जीन्स की फैक्ट्री है, जीन्स वगैरह बनती हैं, तो जीन तो इसकी फैक्ट्री में बन रही है, 10 लोग बना रहे हैं, लेकिन उन जीन के ऊपर जिप लगाना, बटन्स लगाना, वो सारे काम ये आउट वर्कर्स को हैंड ओवर कर देते हैं। उसके ऊपर लोगो लगाना, बटन लगाना, बटन का काम, लोगो लगाने का काम, ब्रांडिंग जो उनकी होती है, जिप का काम, वो सब काम ये आउट वर्कर्स को देते हैं। मतलब ये क्या बोलते हैं, तुम अपने घर से काम कर लो और तुम्हारे को पैसे मिल जाएंगे, तुम अपने घर से काम करके हमारे को टारगेट दे दिया था, इतना काम कर दे दो। अच्छा, तो इनको हम बोलते हैं आउट वर्कर, लेकिन अल्टीमेटली ये काम किसके लिए कर रहे हैं, मिस्टर एक्स के लिए तो काम कर रहे हैं। तो लॉ कहता है ये लोग जो हैं 30 लोग, ये भी आएंगे, ये भी किस में आएंगे, एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आएंगे। तो इनको भी उतने ही वेजेस मिलेंगे जितने लॉ ने मिनिमम वेजेस प्रिस्क्राइब किए गए हैं, डिपेंड अपॉन कैपेबिलिटी की वो स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है या अनस्किल्ड है, उस पर डिपेंड करेगा, इनको भी मिलेंगे। तो आउट वर्कर समझ आ गया। तो कह रहा है वो आउट वर्कर कोई भी हो सकता है, भले ही वो फिर आप उनसे कुछ कोई भी काम कराते हो। और गिवन आउट बाय अनदर पर्सन, कहां गया, एंड इंक्लूड्स एन आउट वर्कर टू हुम एनी आर्टिकल और मटेरियल आर गिवन आउट। उसको या तो कोई काम दिया है या मटेरियल दिया है
बाय अनदर पर्सन टू बी मेड अप, क्लीन, वॉश्ड, ऑल्टर्ड, ऑर्नामेंटेड। ऑर्नामेंट समझ आता है, जो वो जो ज्वेलरी का काम होता है ना, सोने बनाना, डायमंड बनाना, उसके अंदर फिक्स करना, लॉकेट बनाना, इसको हम बोलते हैं ऑर्नामेंटेड। तो ये सब काम जो है रिपेयर्ड, अडॉप्टेड, अदरवाइज प्रोसेस फॉर सेल, पर्पस ऑफ ट्रेड और बिजनेस of that other person where the process is to be carried out either in the home of the outworker or in some other place। आ गई ना बात, भले फिर वो आउटवर्कर अपने घर में काम करे या किसी और प्रेमाइसिस में लेके काम करे, बट नॉट बीइंग प्रेमाइसिस अंडर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ दैट पर्सन। दैट पर्सन कौन? एम्प्लॉयर। यहाँ पे दैट पर्सन कौन है? एम्प्लॉयर। मतलब वो एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा है लेकिन एम्प्लॉयर के प्रेमाइसिस में काम नहीं कर रहा। काम एम्प्लॉयर के लिए कर रहा है लेकिन एम्प्लॉयर के प्रेमाइसिस में काम नहीं कर रहा, अपने घर वगैरह में काम कर रहा है, कहीं पे भी काम कर रहा है, अपनी कोई बाहर जगह लेके काम कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली काम क्योंकि वो एम्प्लॉयर के लिए कर रहा है तो वो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में आएगा और उसको मिनिमम वेजेस जो बनते हैं वो मिलेंगे। साथ में क्या बोलता है और कौन कौन से लोग आएंगे इसके अलावा? एंड आल्सो इंक्लूड्स एन एम्प्लॉय डिक्लेयर्ड बाय एन एम्प्लॉय, डिक्लेयर्ड टू बी एन एम्प्लॉय बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब तुम्हारा को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पता ही है, सीजी और एसजी। तो इसके अलावा मगर वो क्या, इसके अलावा क्या कह रहा है कि इसके अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और किसी बंदे को भी एम्प्लॉय की डेफिनेशन में लेके आना चाहती है तो लेके आ सकती है, लेकिन कौन से लोग कवर नहीं होंगे? बट डज नॉट इंक्लूड एनी मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेज ऑफ द यूनियन। मतलब जो आर्मी वाले लोग हैं वो एम्प्लॉय की डेफिनेशन में नहीं आ रहे। क्यों सर? उनको मिनिमम वेजेस वाला कंसेप्ट ये नहीं लगता, उनको पहले से ही बहुत अच्छे वेजेस मिलते हैं और उनके लिए पहले से सेपरेट लॉज हैं। आर्म्स एक्ट, हमारे इंडिया में आर्मी वगैरह के अलग से एक्ट बने हुए हैं, उनको पहले से बहुत फेवरेबल वेजेस मिलते हैं, इसलिए उनको इस मजदूरों वाले लॉ के अंदर नहीं डाला। तो ये बात हो गई हमारी खत्म। एम्प्लॉय की डेफिनेशन तुम्हारे पेपर में कई बार आई भी हुई है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर कौन है जरा समझना। एम्प्लॉयर में देखो दो लोग आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, दो लोग आते हैं, जैसे मान लो दिल्ली मेट्रो है, मैं एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं तो मैं एग्जांपल ज्यादा बेटर समझ आएगा। दिल्ली मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो ना दो तरीके से सिलेक्शन करती है एम्प्लॉइज की, दो तरीके से सिलेक्शन करती है। की जो सिलेक्शन है वो दो तरीके से करती है, दो तरीके से। एक तरीका तो वो कैसे करती है सिलेक्शन? डायरेक्टली खुद, मतलब मार्केट में एडवर्टीजमेंट निकलवाकर, डायरेक्टली एडवर्टीजमेंट निकलवाकर हायरिंग करती है, इंटरव्यू वगैरह लेती है वगैरह वगैरह। और एक वो करवाती है थ्रू कॉन्ट्रैक्टर, तो इसको हम बोल सकते हैं इनडायरेक्टली। तो इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है? थ्रू कॉन्ट्रैक्टर। तुम्हें पता होगा, देखो जो दिल्ली मेट्रो के अंदर जो ड्राइवर्स वगैरह होते हैं ना, जो मेट्रो चलाते हैं, दिल्ली मेट्रो के जो ड्राइवर्स हैं जो मेट्रो चलाते हैं, या जो उधर इंजीनियर्स हो गए जो मेट्रो को रिपेयर वगैरह करते हैं, वो सब डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में होते हैं। उनको डायरेक्टली दिल्ली गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, उनकी सरकारी नौकरी होती है, उनकी सरकारी नौकरी होती है। लेकिन वो वाले लोग जो तुमने देखा होगा जो गेट के बाहर खड़े होते हैं, दिल्ली मेट्रो की गेट के बाहर खड़े होते हैं और लोगों को रोक रहे होते हैं, मतलब भीड़ कंट्रोल कर रहे होते हैं कि कोई बंदा अंदर नहीं जाएगा, ज्यादा धक्का मुक्की ना लगे, कोई आगे से तमीज से बाहर आए, जब गेट खुले तो बाहर आराम से आए, किसी को धक्का ना मारे, अंदर जाते वक्त आराम से जाए। तो वो जो ब्लू कलर के कपड़े पहन के खड़े होते हैं वो कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू अपॉइंट होते हैं, वो उनकी सरकारी नौकरी नहीं होती। उनको बेसिकली पहले डायरेक्टरी, जो दिल्ली मेट्रो वो पहले किसको हायर करती है? कॉन्ट्रैक्टर को हायर करती है, और कॉन्ट्रैक्टर आगे कॉन्ट्रैक्ट लेबर अपॉइंट करता है। कॉन्ट्रैक्टर आगे क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट लेबर अपॉइंट करता है। इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेबर डायरेक्टली दिल्ली मेट्रो के लिए काम नहीं कर रहा होता, उसको अपॉइंट कौन करता है? कॉन्ट्रैक्टर। और कॉन्ट्रैक्टर फिर आगे किसको रिपोर्टिंग करवाता है? दिल्ली मेट्रो को। और बेसिकली दिल्ली मेट्रो भी जो सैलरी देती है वो इनको कॉन्ट्रैक्ट लेबर को डायरेक्टली नहीं देती, दिल्ली मेट्रो सैलरी पकड़ाती है कॉन्ट्रैक्टर्स को, और कॉन्ट्रैक्टर आगे इसको सैलरी पकड़ाते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को। तो बेसिकली अल्टीमेटली मगर ये लोग काम किसके लिए कर रहे हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स होते हैं, लेबर्स होती हैं, काम किसके लिए करते हैं? दिल्ली मेट्रो के लिए तो काम कर रही है। जो डायरेक्टली अपॉइंट हुए वो भी दिल्ली मेट्रो के लिए काम कर रहे हैं, और जो इनडायरेक्टली अपॉइंट हुए वो भी दिल्ली मेट्रो के लिए काम कर रहे हैं। तो दोनों ही एम्प्लॉयर माने जाएंगे, दोनों ही एम्प्लॉयर माने जाएंगे। दिल्ली मेट्रो भी एम्प्लॉयर मानी जाएगी और ये भी एम्प्लॉयर माना जाएगा। इस एक्ट में दोनों ही एम्प्लॉयर माने जाएंगे। चलो देख लो, एम्प्लॉयर मींस एनी पर्सन एम्प्लॉयज वेदर डायरेक्टली और थ्रू एन अदर पर्सन। समझ आ गया होगा। डायरेक्टली मतलब या तो दिल्ली मेट्रो खुद अपॉइंट करे, अनदर पर्सन क्या है? एग्जांपल वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अपॉइंट करवा रही है आगे वर्कर्स को, और वेदर ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, या तो अपने लिए अपॉइंट करवा रही है हिमसेल्फ, ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ, या किसी और पर्सन के लिए अपॉइंट करवा रही है। वन और मोर एम्प्लॉइज इन एनी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट, लेकिन वो किसके लिए अपॉइंट करवा रही है? शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉइंट कर रही है। अब शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट आपको पता ही है, और शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में वो भी जिनके लिए मिनिमम वेजेस फिक्स किए गए हैं। लाइन समझ आ रही होगी। इसका मतलब कोई ऐसा बंदा जिसके लिए मिनिमम वेज फिक्स ही नहीं हुए, सरकार ने कभी कोई ऐसी एम्प्लॉई जिसके लिए सरकार ने कोई मिनिमम वेज फिक्स नहीं करे तो वो कभी भी एम्प्लॉई नहीं माना जाएगा। तो दो चीजें चेक करनी है एम्प्लॉई को, अगर मिनिमम वेजेस एक्ट में फॉल करवाना है तो पहली बात उसके लिए मिनिमम वेज फिक्स होने चाहिए, दूसरी बात वो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में आना चाहिए। तो एक केस हुआ था, इस केस में क्या होता है? पर्सन हु एंगेजेस वर्कर थ्रू अनदर लाइक अ कॉन्ट्रैक्टर वुड आल्सो बी एम्प्लॉयर। आ गई ना बात।
अगर कोई पर्सन यहाँ पे मान लो दिल्ली मेट्रो है, अगर दिल्ली मेट्रो अपने वर्कर्स खुद नहीं अपॉइंट कर रही लेकिन किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अपॉइंट कर रही है, तो वो जो पर्सन है वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू अपॉइंट कर रहा है, तब भी वो एम्प्लॉयर कहलाएगा, वो कॉन्ट्रैक्टर भी एम्प्लॉयर कहलाएगा। इट वॉज हेल्ड इन नथुराम स्टेट वर्सेस मध्य प्रदेश। क्या कहा गया? इफ द मिनिमम वेजेस हैव नॉट बीन फिक्स्ड फॉर एनी ब्रांच ऑफ वर्क of any not been fixed for any branch of work of any scheduled employment, the person employing worker in such a branch is not an employer within the meaning of the act। आ गई ना बात? अगर किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट के लिए वेजेस फिक्स है ही नहीं, मिनिमम वेजेस फिक्स है ही नहीं शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अंदर, सरकार ने कोई वेजेस फिक्स ही नहीं करे हैं, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि वो एम्प्लॉयमेंट शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में तो आ रही है पार्ट 1 में या पार्ट 2 में, लेकिन उसके लिए अभी तक सरकार ने वेजेस फिक्स करे ही नहीं है, तो फिर वो वाला एम्प्लॉई और वो वाला एम्प्लॉयर कभी भी एम्प्लॉयर नहीं माना जाएगा जब तक उसके मिनिमम वेज फिक्स नहीं होंगे, क्योंकि इसने ऊपर लाइन ही क्या लिखी थी कि शेड्यूल एम्प्लॉयर कौन होता है? जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में आ रहा है प्लस जिसने एम्प्लॉइज के लिए जिसके मिनिमम वेज फिक्स हुए हैं एक्ट के अंदर। तो वो यही कह रहा है कि अगर एक्ट के अंदर सरकार ने किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉयमेंट के लिए अभी मिनिमम वेज फिक्स नहीं करे हैं, तो वो बंदा ना तो इस एक्ट में एम्प्लॉई जिसके लिए फिक्स नहीं है वो एम्प्लॉई नहीं माना जाएगा, और जो बंदा हायर कर रहा है वो एम्प्लॉयर भी नहीं माना जाएगा। तो बेसिकली दो चीजें पूरी होंगी तभी वो बंदा इस एक्ट में एम्प्लॉयर माना जाएगा। पहली बात, वो लोग शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में आने चाहिए। दूसरी बात, उस एम्प्लॉयमेंट को लेकर सरकार ने मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स किए होने चाहिए। और नीचे सिमिलरली यही बताया गया कि कोई आउट वर्कर जो है जो अपने घर से माल बनाकर दे रहा है वो इस एक्ट के अंदर एम्प्लॉय माना जाएगा, और जो उसको रोजगार दे रहा है वो एम्प्लॉयर माना जाएगा। वो तो मैं तुम्हें ऊपर ही बता चुका हूं कि कोई बंदा घर से काम कर रहा है तो एम्प्लॉयर माना जाएगा। और शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है तुम्हारे को पता ही है। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट मींस एन एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल और एनी प्रोसेस और ब्रांच ऑफ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट, मतलब उस शेड्यूल के जो अंदर के इंटरनल पार्ट से आप किसी में भी आपकी अगर एम्प्लॉयमेंट फॉल कर रही है तो आप शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में आओगे। नीचे क्या बोलता है, शेड्यूल के कितने पार्ट है? 2 पार्ट। मेरे ख्याल से मैं आपको ऑलरेडी डेफिनेशन करा भी चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले। इसमें 12 एंट्रीज हैं बट नाउ इट हैज 18 एंट्रीज। पहले इसमें 12 होती थी पार्ट 1 में, लेकिन अब 18 एंट्री है। और पार्ट 2 एग्रीकल्चर से डील करता है, और लेटर ऑन रियलाइज हुआ कि आने वाले टाइम पे और चीजें बढ़ानी चाहिए। और नीचे क्या बोलता है, अकॉर्डिंगली पावर्स वर गिवन टू द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू ऐड एम्प्लॉयमेंट टू द शेड्यूल बाय फॉलोइंग द प्रोसीजर लेड डाउन सेक्शन 21 ऑफ द एक्ट। As a result, state government, central government have made several addition to the schedule and it differs from state to state। तो बेसिकली इन्होंने बहुत सारे एडिशन डिलीशन करे हैं और ये स्टेट टू स्टेट क्या करता है, वेरी करता है। शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन अब आपने पढ़ी ली। अब आती है वेजेस की डेफिनेशन। ये भी पेपर में एक आध बार आई हुई है, ये भी पेपर में एक आध बार आई हुई है। क्या डेफिनेशन अब ये देखते हैं। अब वेजेस की डेफिनेशन देखते हैं। तो गाइस अब आगे बढ़ते हैं। वेजेस मींस, अब वेजेस की डेफिनेशन पेपर में कई बार आई हुई है 5 नंबर की कि वेजेस की डेफिनेशन बताओ एज पर मिनिमम वेजेस एक्ट। तो कहता है वेजेस मींस ऑल रेम्युनरेशन, हर तरीके का पैसा। आपको पैसा कई सारे मिलता है ना, बेसिक सैलरी मिलती है, डियरनेस अलाउंस मिलता है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो कहता है ऑल रेम्युनरेशन कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, जो मनी की फॉर्म में दिए जा सकते हैं। या देखो लाइन क्या है, कैपेबल, ये नहीं कि मनी में ही दिए जाएंगे, कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। इसका मतलब क्या है कि ऐसा भी हो सकता है वो आपको चीज मनी में नहीं दे रहा, काइंड में दे रहा है। सपोज आप मान लो किसी ऐसे बंदे की फैक्ट्री में काम करते हो जिसका काम ही राशन बनाने का है, तो वो आपको हर महीने सैलरी की जगह राशन दे देता है पूरे महीने के घर का, और थोड़ा बहुत पार्ट में पैसा दे देता है। तो वो भी आएगा क्योंकि कैपेबल, क्योंकि राशन मनी की फॉर्म में कैपेबल तो है ही ना। तो कह रहा है जो भी चीजें मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस की जा सकती हैं वो सब वेजेस में आएंगी। which would if the terms of the contract of employment express or implied, express of implied नहीं or implied, were fulfilled to be payable by a person employed in respect of his employment of work or of work done in such employment and includes HRA। इसका मतलब जब हम बोल रहे हैं मिनिमम वेजेस, जब हमने बोला ना मिनिमम वेजेस, और आपको मैंने बताया कि दिल्ली में मिनिमम वेजेस एज ऑन 2020 कितने थे, अनस्किल्ड के लिए 14,842 842, सेमी स्किल्ड के लिए 16,341 341, और स्किल्ड के लिए 17,991। मतलब मिनिमम इतने तो बंदे को वेजेस मिलेंगे। लेकिन तो इसका मतलब क्या, जब हम बोल रहे हैं मिनिमम इतने मिलेंगे तो उन मिनिमम वेजेस में क्या कवर होगा, बेसिक सैलरी कवर होगी, डीए तो कवर होगा ही होगा, प्लस एचआरए कवर होगा, हाउस रेंट अलाउंस कवर होगा। अच्छा डीए यहां लिखा नहीं है लेकिन माना जाएगा कवर है, क्योंकि सैलरी के साथ उन्होंने एचआरए बोला है, और डीए तो हमेशा ऑटोमेटिक महंगाई बढ़ता है, कवर होता ही है। लेकिन क्या क्या कवर नहीं होगा, बट डज नॉट इंक्लूड, पहला हाउस एकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ लाइट, वाटर, मेडिकल। देखो अच्छी समझ आती है ना, आपने अगर सैलरी चैप्टर पढ़ा हो इनकम टैक्स के अंदर, हाउस रेंट अलाउंस अलग चीज होती है, हाउस एकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ लाइट, वाटर में देखो हाउस रेंट अलाउंस अलाउंस है। अगर आपकी कंपनी पैसा दे रही है आपको हाउस रेंट अलाउंस वो आएगा, लेकिन हाउस एकोमोडेशन सप्लाई ये परक्यूजिट है, ये नीचे वाला क्या है परक्यूजिट।
तो कह रहा है परक्विजिट उनकी वैल्यू कवर नहीं होगी। और एनी अदर एमेनिटी, एमेनिटी का मतलब होता है फैसिलिटी और सर्विस एक्सक्लूडेड बाय जनरल सोशल ऑर्डर ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। इसके अलावा अगर जनरल सोशल ऑर्डर नहीं है, स्पेशल ऑर्डर है ये। सोशल भी आ सकता है, सोशल भी ऑर्डर होता है, जनरल भी होता है, स्पेशल भी, तीनों होते हैं, सोशल ऑर्डर रहने दो। तो बेसिकली क्या क्या कवर नहीं होगा, हाउस अकोमोडेशन कवर नहीं होगा, सप्लाई ऑफ लाइट कवर नहीं होगी, वाटर मेडिकल फैसिलिटी कवर नहीं होगी। अच्छा, इसका मतलब क्या है, कवर नहीं होगा मतलब क्या है? मैं कहीं से ये नहीं बोल रहा कि उस बंदे को ये चीजें नहीं मिलेंगी, मिलेंगी, ये वाला पैसा मिनिमम वेजेस की कैलकुलेशन में कैलकुलेट नहीं होगा। अच्छा, ऐसा हो सकता है, मान लो कि कोई बंदा एम्प्लॉय है, स्किल्ड एम्प्लॉय है दिल्ली के अंदर, स्किल्ड एम्प्लॉय है दिल्ली में, और मान लो उसका जो एम्प्लॉयर है ना, उसको ₹20,000 पर मंथ सैलरी दे रहा है। अब देखा जाए तो वो 20,000 पर मंथ दे रहा है, तो सैलरी तो देखो, अगर देखा मिनिमम वेज से ऊपर है, लेकिन इसमें जो बेसिक सैलरी है प्लस डीए जो है वो मिलाकर है 14,000। इसमें जो हाउस रेंट अलाउंस है वो है 2,000, और बाकी जो 4,000 है ना वो अदर बेनिफिट्स हैं। 4,000 के अदर बेनिफिट्स हैं, लाइक ये वाले जो नीचे बताए गए हैं, ये नीचे बताए गए हैं, जैसे ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, हाउस अकोमोडेशन, सप्लाई ऑफ लाइट की फैसिलिटी दे रहे हैं ये वगैरह वगैरह, उसके लिए पैसे दे रहे हैं। तो ये अदर बेनिफिट्स है। अब एक चीज सुनना पड़े ध्यान से, ऑल्दो इसका एम्प्लॉयर इसको 20,000 पे दे रहा है, स्टिल ये वायोलेशन है, इस चैप्टर की वायोलेशन है, और उस एम्प्लॉयर पे पेनल्टी लगेगी। क्यों? क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो वो मिनिमम वेज खाली कितना दे रहा है, 16,000 ही दे रहा है, वो तो एक्स्ट्रा है। तो लॉ, और आपको पता है कि स्किल्ड वर्कर को कितना मिनिमम वेज देना है, अभी आपने पढ़ा, स्किल्ड को कितना दे रहा है, 17,991, वो कितना दे रहा है, वो कितना दे रहा है, 16,000। बच्चा बोलता है सर वो तो 20 दे रहा है ना, 20 में लेकिन 16 जो सैलरी जो एचआरए वाला मिला के वो तो खाली 16 ही है ना, बाकी तो अदर बेनिफिट्स है, और वो अदर बेनिफिट जो है वो उसने क्या बोला है, कवर नहीं होंगे, बट डज नॉट इंक्लूड वेजेस में कवर नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या, कि अगर आप ये एक्स्ट्रा बेनिफिट देना चाहते हो दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर आप ये एक्स्ट्रा बेनिफिट नीचे वाले देना चाहते हो दो, लेकिन वो आप जो पहले ये जो मिनिमम वेज वाली रिक्वायरमेंट है 17,991, ये पहले पूरी करो। मतलब आप 17,991 देकर, अच्छा सेम चीज में आप ऐसा कर सकते हो कि 17,991 आपने बेसिक सैलरी प्लस एचआरए बोलकर दे दिए, और प्लस आप रिमेनिंग जो है, या मान लो इसको 17,991 सीधा राउंड ऑफ करके 18,000 कर दो, और रिमेनिंग जो है वो आप 2,000 जो है वो अदर बेनिफिट्स दे रहे हो। अब कोई दिक्कत नहीं है, देखा जाए तो आप पहले भी 20 दे रहे थे, अब भी 20 ही दे रहे हो, हमें पैसे ज्यादा दे रहे हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है कि आप खाली उस जो बेसिक सैलरी आपके जो मिनिमम वेज है उसमें खाली डीए और यही कवर होगा, एचआरए अदर बेनिफिट्स कवर ही नहीं होंगे, तो इसका मतलब अदर बेनिफिट्स के अलावा आपको मिनिमम वेज देने हैं। तो इसका मतलब मैंने कहीं से ये नहीं बोला आप ये सारी चीजें दे नहीं सकते, दे सकते हो, इसके अलावा आपका मिनिमम वेज होना चाहिए, बनना चाहिए इतना। तो ज्यादातर कंपनीज क्या करती हैं सेटिंग, वो अदर बेनिफिट्स को कम कर देती हैं, इन बेनिफिट्स को कम कर देती हैं, और इनको थोड़ा सा ज्यादा कर देती है बेसिक सैलरी और इसको, ताकि उससे फायदा क्या हो जाए, वो मिनिमम वेज के अंदर फॉल अगर करना चाहे तो कर जाए। अच्छा, कुछ कंपनियां इसका उल्टा भी करती हैं, जो मिनिमम वेज में नहीं फंसना चाहती, और अगर सपोज उनके ऊपर मिनिमम वेज एक्ट नहीं लगता और फंसना भी नहीं चाहती, तो वो हरकत क्या करती हैं, वो यहां से सैलरी कम कर देती हैं और अदर बेनिफिट्स बढ़ा देती हैं, लेकिन फिर वो वायलेशन है, वो वायलेशन है। अगर आप ऐसी हरकत कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि आप शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में आ रहे हो, और शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में अगर आपके लिए मिनिमम वेज फिक्स करे गए हैं तो आपको उतने देने ही पड़ेंगे। तो जब देने ही पड़ेंगे, अगर आप शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट फिक्स हो गए, तो इसलिए कंपनी क्या जुगाड़ करती है, शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट फिक्स होने के बाद, क्योंकि उनको मिनिमम वेज देनी है, तो वो क्या करती है, मिनिमम बेसिक सैलरी प्लस एचआरए इतना दे देंगी, अदर बेनिफिट्स कम कर देंगी। तो बेसिकली पहले भी 20 देना पड़ रहा था, यहां भी 20 देना पड़ रहा है, लेकिन ये वाले केस में वायलेशन थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिनिमम वेज 18 बन रहा था, 17 या समथिंग बन रहा था, और आप 16 दे रहे थे, और अदर बेनिफिट 4 दे रहे थे। लेकिन यहाँ आप मिनिमम वेज 18 दे रहे हो, अदर बेनिफिट्स अगर आप 2,000 भी दोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपको क्या बोल रहा है, क्या क्या कवर नहीं होगा मिनिमम वेज में, एचआरए कवर होगा, सैलरी जो बेसिक मिल रही है वो कवर होगी, और डीए तो कवर होता है, लेकिन क्या कवर नहीं होगा, अगर कोई वैल्यू दी जा रही है आपको हाउस अकोमोडेशन की, सप्लाई ऑफ लाइट, वाटर, मेडिकल, ये परक्विजिट्स की बात हो रही है, या आपको कोई और फैसिलिटी दी जा रही है, इसके अलावा जो एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे पेंशन फंड या प्रोविडेंट फंड वगैरह में पैसा डाल रहा है, और है ना, प्रोवाइड एम्प्लॉयर टू एनी पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, इसको ठीक कर लो, वो वाला पैसा कवर नहीं होगा। अगर आपको वो कहीं भेज रहे हैं, सपोज कुछ एम्प्लॉइज की ट्रैवलिंग की जॉब होती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट भेजा जाता है, तो ट्रैवलिंग अलाउंस वाला पैसा कवर नहीं होगा। इसके अलावा अगर कोई ऐसा पैसा
एनी सम पेड टू द एम्प्लॉय टू डिफ्रे, ये डिफ्रे स्पेशल एक्सपेंस का मतलब क्या समझना, डिफ्रे का मतलब होता है बियर करना, खर्चा बियर करना, दैट इज बियर स्पेशल एक्सपेंसेस एंटेल्ड ऑन हिम बाय द नेचर ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। ये क्या चीज है समझना, ये क्या चीज है समझना, जैसे मान लो मिस्टर ए है, मिस्टर ए है, एक तरीका होता है, सपोज मिस्टर ए दिल्ली में है और इसका एक एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय को ना ये पूरा इंडिया का टूर करवाता है, पूरे इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में भेजता है जहां जहां इसके क्लाइंट है और इनको बोलता है उनसे मीटिंग करके। मान लो इसका एक एम्प्लॉय है मिस्टर एक्स, ये एम्प्लॉय है ए का और ए कौन है एम्प्लॉयर, और ये अपने एम्प्लॉय को क्या करता है पूरे इंडिया में टूर कराने के लिए भेजता है कि तू जगह जगह जा और अलग अलग क्लाइंट से मिल। अब ऑब्वियसली पता जाएगा तो खर्चा भी होगा, तो एक तरीका तो ये है कि उसके लिए ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह सब पहले से दे के भेजे, ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह सब पहले से देकर भेजे, एक तरीका तो ये है ही। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या होता है, आपने देखा होगा कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ये बोलता है भाई एक काम कर, तू जा इंडिया में टूर करा, पैसे अपनी जेब से खर्च दे, जितना खर्चा आता है अपनी जेब से खर्च दे अलग अलग काइंड से, जब वो वहां से सारा खर्चा करके आ जाएगा तो मेरे को बिल दे दियो, मेरे को बिल दे दियो, मैं तेरे को जितना तेरा खर्चा आया मैं तेरे को रिम्बर्स कर दूंगा, मैं तेरे को क्या कर दूंगा, तेरे बिल का पैसा रिम्बर्स कर दूंगा, रिम्बर्स में जितना तेरा खर्चा आया उतना मैं तेरे को पे कर दूंगा। इसको हम बोलते हैं डिफ्रे स्पेशल एक्सपेंस, डिफ्रे स्पेशल एक्सपेंस एंटेल्ड ऑन हिम बाय द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि एम्प्लॉय को जितना खर्चा वहां पे, जैसे एम्प्लॉय कर रहा है, सपोज एम्प्लॉयर दिल्ली में है, उसने एम्प्लॉय को भेजा मुंबई, तो मुंबई जाने का, ट्रेन का आने आने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, वो सारे खर्चे, होटल में रहने का खर्चा, जितना भी आ रहा है, अभी उसने एम्प्लॉयर ने ये बोल दिया अपनी जेब से खर्च ले, बाद में जब दिल्ली आएगा तो मैं दे दूंगा, तो वो जितना खर्चा वो दे रहा है उसको हम बोलते हैं डिफरेंस स्पेशल एक्सपेंस। तो वो कह रहा है वो पैसा भी एक्स्ट्रा पैसा है, वो पैसा भी उसकी सैलरी के अंदर मिनिमम वेज में कवर नहीं होगा, भले आप उसे दे रहे हो मिनिमम वेज में कवर नहीं होगा, वो आप एक्स्ट्रा दोगे उसको। और लास्ट एनी ग्रेचुटी पेबल ऑन डिस्चार्ज, डिस्चार्ज का क्या था, जब वो नौकरी छोड़ेगा, जब उसको नौकरी छोड़ने के बाद डिस्चार्ज मतलब ग्रेचुटी मिलेगी, आपको पता है ना नौकरी छोड़ने के बाद ग्रेचुटी मिलती है, ग्रेचुटी का मतलब क्या होता है, बख्शीश, नौकरी छोड़ने के उसको रिटायरमेंट में बख्शीश मिलती है, जैसे हम होटल में आते टिप दे देते हैं, तो सेम जब वो नौकरी छोड़ेगा तो उसको बख्शीश मिलेगी, टिप मिलेगी, तो वो ग्रेचुटी का पैसा भी एक्स्ट्रा पैसा है, वो उस मिनिमम वेज में कवर नहीं होगा। तो मैंने कहीं से ये नहीं बोला कि उसको ये चीजें मिलेंगी नहीं, ये सारे फायदे उसको मिलेंगे लेकिन मिनिमम वेज में कवर नहीं होंगे, वो एक्स्ट्रा मिलेंगे, वो एक्स्ट्रा मिलेंगे, इसके अलावा आपको मिनिमम वेज देने हैं, ये बात समझ आती है। अब आता है फिक्सेशन ऑफ मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस, सेक्शन 3(1) है, ये क्या चीज है जरा देखते हैं। ये आपने देख ही रखा, मैंने अभी आपको ऑलरेडी ऊपर बता दिया था, अभी आपको पता है। सेक्शन 3 लेज डाउन दैट फिक्सेशन कौन करता है, मिनिमम वेजेस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करती है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या स्टेट गवर्नमेंट, अब आपको पता ही है। शैल फिक्स द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस पेबल टू एम्प्लॉइज इन एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल टू द एक्ट, वो किन के लिए मिनिमम वेज फिक्स करेंगी, जो इस एक्ट के शेड्यूल में आ रहे हैं, मतलब जो शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट वाले लोग हैं। कहता है इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफाइड इन पार्ट 2 ऑफ द शेड्यूल द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस में नॉट बी फिक्स फॉर द एंटायर स्टेट, पार्ट्स ऑफ द स्टेट में बी लेफ्ट आउट ऑल टुगेदर। तो क्या कह रहा है, जो अक्षर आपको पता है पार्ट 2 के लिए कौन फिक्स करती है मिनिमम वेज, स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करती है, और पार्ट 2 किस में डील करता है, एग्रीकल्चर में। तो कह रहा है जब स्टेट गवर्नमेंट मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स करेगी तो हो सकता है वो पूरी स्टेट को फिक्स ना करे, पूरी स्टेट के लिए फिक्स ना करे, खाली स्टेट के कुछ एरिया छोड़ दे, कुछ ही के लिए करे। अच्छा एक बात बताओ, जैसे पंजाब है, पंजाब में एग्रीकल्चर बहुत है, लेकिन क्या पंजाब में पूरे होल पंजाब में एग्रीकल्चर है, नहीं, पंजाब में कुछ तो सिटीज भी हैं, जैसे एग्जांपल लेके बात करूं लुधियाना हो गई, चंडीगढ़ हो गई, जहां पे खेती है ही नहीं, बहुत कम है, ना के बराबर है, लुधियाना हो गई, जलंधर हो गई, तो वो शेड्यूल 2 में आएंगी नहीं, लिस्ट 2 में, मतलब शेड्यूल के लिस्ट 2 पार्ट 2 में आएंगी नहीं, क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि उसके लिए फिक्स, जब वहां पे एग्रीकल्चर नहीं है तो उसके लिए वेज क्या फिक्स करेगी सरकार, जब एग्रीकल्चर सेक्टर है ही नहीं और पार्ट 2 में एग्रीकल्चर आता है, ऑल्दो स्टेट के लिए पावर किसके पास है मिनिमम वेज फिक्स करने की, सरकार के पास, लेकिन जब उस स्टेट में कुछ एरियाज के अंदर, कुछ सिटीज के अंदर एग्रीकल्चर है ही नहीं, तो उनके लिए उन सिटीज को छोड़ दिया जा सकता है, लेकिन जिन जिन सिटीज के अंदर एग्रीकल्चर है उनके लिए वेजेस कौन फिक्स करेगी, पार्ट 2 के लिए स्टेट फिक्स करेगी। और पार्ट 1 में जो है उसके लिए पूरी एंटायर, क्योंकि पार्ट 1 में जो आ रहा है उसमें तो ऑब्वियसली बात है, पार्ट 1 में जो 18 एंट्रीज आ रही हैं उसमें तो एग्रीकल्चर है ही नहीं, तो वो तो पूरी स्टेट्स के लिए लगना चाहिए, तो उसमें वो कह रहा है होल स्टेट्स के लिए फिक्स करेगा और कुछ भी पोर्शन ऑमिट नहीं किया जाएगा, कोई भी स्टेट का पार्ट ऑमिट नहीं किया जाएगा। और इसका मतलब समझ आ गया कि पार्ट 1 में जो वेज फिक्स करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है और वो पूरी स्टेट के लिए करेगी, कोई भी एरिया छोड़ेगी, जैसे रेलवे पूरे इंडिया के लिए है, या उसके अलावा बहुत सारी, जैसे माइंस किसी पर्टिकुलर स्टेट में आ रही है तो स्टेट में पूरी स्टेट के लिए फिक्स किया जाएगा कि अगर कोई भी बंदा माइन में काम कर रहा है तो उसको इतने मिनिमम वेज तो मिलेंगे, तो उसमें मतलब पूरी स्टेट के लिए फिक्स किए जाएंगे मिनिमम वेज, कि उस स्टेट के अंदर जो भी एम्प्लॉयमेंट फर्स्ट पार्ट में आ रही है उन सबको मिनिमम वेज इतने देने हैं।
लेकिन पार्ट 2 क्योंकि एग्रीकल्चर में डील करता है, उसके लिए मिनिमम वेज खाली उन स्टेट्स के उन एरिया में फिक्स किए जाएंगे, पूरी स्टेट के लिए नहीं फिक्स किए जाएंगे, स्टेट्स के उन एरिया में फिक्स किए जाएंगे जिन एरियाज के अंदर क्या है, जिन एरियाज के अंदर क्या कहते हैं एग्रीकल्चर का काम है, तभी फिक्स किए जाएंगे। अदरवाइज जहां पे एग्रीकल्चर नहीं है उन स्टेट्स के एरियाज को छोड़ दिया जाएगा। और नीचे बोल रहा है डिफरेंट रेट्स कैन बी फिक्स फॉर डिफरेंट जोन्स और लोकेलिटीज। ऑब्वियस बात है ना, डिफरेंट रेट फिक्स किए जा सकते हैं। अब ऑब्वियस बात है मिनिमम वेज खर्चे पे डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई एम्प्लॉय देखो, तुम्हें पता है सैलरी अलग अलग जगह अलग अलग होती है। कोई बंदा दिल्ली में रह रहा है तो उसके खर्चे ज्यादा होंगे रहने सहने का, यहाँ पे दिल्ली कॉस्टली है, मुंबई कॉस्टली है, यहाँ अगर वो रहेगा तो खर्चे ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे मिनिमम वेज एम्प्लॉइज के ज्यादा फिक्स किए जाते हैं। लेकिन अगर कोई स्मॉल टाउन में रह रहा है, किसी स्मॉल टाउन वगैरह में रह रहा है, और अगर उस एरिया में कोई बंदा काम करता है और उसके लिए अगर सरकार मिनिमम वेज फिक्स करती है, तो हो सकता है कि वो यहाँ पे अगर दिल्ली में स्किल्ड वर्कर के लिए अगर सरकार ने, आपने देखा कि 17,900 समथिंग फिक्स करा हुआ है, ऐसा हो सकता है वो स्मॉल टाउन में सरकार 14,000 फिक्स करे स्किल्ड वर्कर के लिए। इसका मतलब स्किल्ड वर्कर के लिए और सेमी स्किल्ड अनस्किल्ड के लिए सब जगह डिफरेंट डिफरेंट रेट फिक्स किया जा सकता है, डिपेंड अपॉन उस एरिया की लोकेलिटी जोन, कि वहां पे खर्चा कितना हो सकता है एम्प्लॉय का, उनकी लिविंग कैपेसिटी कैसी है, उनकी पेइंग कैपेसिटी एम्प्लॉयज की कैसी है, और एम्प्लॉयज का रहना सहना कैसा है, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट रेट फिक्स किए जा सकते हैं डिफरेंट जोन्स और लोकेलिटीज के अकॉर्डिंग। और एक केस था, ये केस क्या था, बिजॉय कॉटन मिल्स का केस है बहुत फेमस। इस केस में क्या किया गया था कि बेसिकली ये किया गया था कि लॉ ये बोलता है कि ना, हमारे इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ये बोलता है कि एम्प्लॉयर्स को फ्रीडम है कि वो अपने एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देना चाहते हैं, उसके लिए कितनी सैलरी वो फिक्स करना चाहते हैं, अपने हिसाब से दें, फ्रीडम है। तो एक क्वेश्चन उठ के आया था बिजॉय कॉटन मिल्स के अंदर, एक केस हुआ, उसमें एक आ गया कि सर एक तरफ तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये बोल रहा है कि हमारे इंडिया में एम्प्लॉयर्स को फ्रीडम है वो अपने हिसाब से सैलरी फिक्स करके अपने एम्प्लॉयज को दें, और दूसरी तरफ सरकार खुद फिक्स कर रही है कि जी नहीं मिनिमम इतना तो दोगे। तो बेसिकली आप मिनिमम वेज इतना दोगे, तो बेसिकली आप कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कर रहे हो। क्यों? आप एम्प्लॉयर को फिक्स ही नहीं करने दे रहे, आप तो ये बोल रहे नहीं मिनिमम इतना दोगे, तो इसका एम्प्लॉयर थोड़ी फिक्स कर रहा है, सरकार खुद फिक्स कर रही है मिनिमम। तो लॉ ने बोला कि ठीक है, ऑल्दो हम थोड़ा सा वायलेट कर रहे हैं, लेकिन हम अल्टीमेटली जो पूरा ये काम कर रहे हैं किसके बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं करा तो एम्प्लॉयर्स इस पावर का, कॉन्स्टिट्यूशन की पावर का बहुत ज्यादा फायदा उठाएंगे, और वह एम्प्लॉय को जितना सर्वाइवल के लिए पैसा चाहिए उतना भी नहीं देंगे, वो 2-3 हजार में रखें, क्योंकि इंडिया में गरीबी ही बहुत है। तो बेसिकली ये केस आया था कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट में क्या चैलेंज हुआ कि लोगों ने ये बोला कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में आप, जो हमारा सरकार है वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रही है, हमारे सरकार का जो लॉ है मिनिमम वेजेस एक्ट वाला, वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है। क्यों वायलेट कर रहा है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि हर एक एम्प्लॉयर को फ्रीडम है वो अपने हिसाब से सैलरी दे, लेकिन जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो ये बोलता है नहीं हम तो इतनी फिक्स करवाएंगे, इतनी तो आपको देनी है। तो बेसिकली आप एम्प्लॉयर को बाउंड कर रहे हो। तो लॉ कहता है अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, ऑल्दो हम कॉन्स्टिट्यूशन के हल्का बहुत अगेंस्ट जा रहे हैं, लेकिन हम अल्टीमेटली जनरल एम्प्लॉइज के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो मजदूर इंसान है, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इंडिया के एम्प्लॉयर्स उनको लूट के खा जाएंगे, उन बेचारों को मार डालेंगे, वो पैसे इतना देंगे नहीं, वो बेचारे भूख से ही मर जाएंगे। इसलिए इंडिया में मिनिमम वेज का कंसेप्ट लाया गया। तो यही वो इस केस में बताया गया, आप पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। कहता था कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ सेक्शन 3 वाज चैलेंज। सेक्शन 3 की जो कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी है, सेक्शन 3 ये रहा कि कितना वेजेस फिक्स करने वगैरह वगैरह फिक्स करने की बात जो हो रही थी, वो चैलेंज की गई बिजॉय कॉटन मिल्स के केस में। इसमें क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द रिस्ट्रिक्शन imposed upon the freedom of contract by the fixation of minimum rate of wages, though the interfere to the some extent that with the freedom of trade or business or guarantee under article 19(1)(g)। आर्टिकल 19(1)(g) जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हर एक एम्प्लॉयर को फ्रीडम ऑफ ट्रेड देता है। और फ्रीडम ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है, अपने हिसाब से ट्रेड करो, अपने हिसाब से सैलरी फिक्स करो वगैरह वगैरह। तो बेसिकली सेक्शन 3 जो है वो आर्टिकल 19 को क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, उसके बीच में घुस रहा है, और सेक्शन 3 जो है वो थोड़ा बहुत उसके अगेंस्ट जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो एम्प्लॉयर को मिनिमम वेज मतलब अपने हिसाब से फिक्स नहीं करने दे रहा है, वो मिनिमम वेज खुद बता रहा है। मगर वो क्या कह रहा है, लॉ क्या बोलता है, बट दिस इज नॉट अनरीजनेबल, मगर वो कहता है नॉट अनरीजनेबल बिकॉज इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, मगर वो गलत नहीं है क्योंकि जनरल पब्लिक के भले के लिए। तो इसका मतलब ऑल्दो सेक्शन 3 हल्का बहुत कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहा है, लेकिन ये गलत नहीं है, जनरल पब्लिक के भले के लिए है। तो इसलिए अगर वो अगेंस्ट जा भी रहा है तो लॉ कहता है कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बोली ये बात, किसने बोली, सुप्रीम कोर्ट ने बोली। अब आते हैं आगे, रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस। अब ये क्या चीजें जरा देखते हैं।
तो गाइस अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस। ये क्या बोलते हैं जरा देखो। कहता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में रिव्यू एट सच इंटरवल्स एज इट में थिंक्स फिट, सच इंटरवल्स नॉट एक्सीडिंग 5 years एंड रिवाइज द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस इफ नेसेसरी। देखो रिवाइज का मतलब क्या है, मिनिमम वेजेस को बढ़ाना। मतलब जैसे आज 17,991, कल को अगर इसको इंक्रीज करना चाहे तो वो कर सकती है। जैसे पहले 2020 में 17,000 है, ऐसा थोड़ी है कि 17 में, 2016 में, 2015 में भी इतना ही था। पहले कम हुआ करता, 2010 में इतना था, पहले कम हुआ करता, धीरे धीरे बढ़ाया ही है, उसे हम बोलते हैं रिवाइज करना। तो वो कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो हर 5 साल से, मतलब 5 साल से एक्सीड नहीं करेगा। मतलब अगर उन्होंने 2020 में बनाया तो उनको 2025 तक के अंदर अंदर उनको मिनिमम वेज रेट रिवाइज करने पड़ेंगे, मतलब बढ़ाने पड़ेंगे। जैसे ऐसा हो सकता है कि स्किल्ड के लिए अगर आज 17,991 तो हो सकता है उनको 2025 तक उसको 2025 तक इनको कितना करते हैं 20,000 करना पड़े या 22,000 करना पड़े, क्योंकि महंगाई तो आने वाले टाइम पे बढ़ती चली जाती है। महंगाई तो बढ़ती चली जाती है समय के साथ साथ, तो उनको 5-5 साल में रिवाइज करने हैं। लेकिन वो कह रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो 5 साल से पहले भी रिवाइज कर सकती है। सपोज 2020 में रिवाइज करे, 2022 में भी रिवाइज करना चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा हूँ बार बार, सॉरी, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, दोनों में से कोई भी चाहे तो 5 साल से पहले भी रिवाइज कर सकते हैं। सपोज महंगाई ज्यादा बढ़ गई, 2020 में महंगाई कम है, 22 में ज्यादा है, 22 में कम है, 24 में ज्यादा है, तो अगर वो उसमें भी बढ़ाना चाहे, ज्यादा बढ़ाना चाहे तो रिवाइज करना चाहे तो कर सकते हैं 5 साल से पहले भी। लेकिन 5 साल से कभी भी एक्सीडिंग नहीं करेंगे। ये नहीं है कि 2020 में रिवाइज करें 2026 में कर रहे हैं, 2025 तक करने पड़ेंगे उन्हें। 20 में करें तो 24 तक ही करने पड़ेंगे ना, बेसिकली 20 में कर दिए तो 5 साल 24 तक आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि 20वां साल भी तो काउंट होगा ना, 20, 21, 22, 23, 24, 5 साल हो जाएंगे। अब आता है मैनर ऑफ फिक्सेशन रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस। मैनर क्या, किस तरीके से फिक्स किया था मिनिमम वेजेस, डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्क कर रहे हो। टाइम वर्क, पीस वर्क, गारंटेड टाइम रेट, ओवर टाइम रेट। इसका मतलब समझो क्या है। टाइम वर्क मतलब मिनिमम टाइम रेट, मतलब क्या कि आप दिन में 8 घंटे तो काम करो और महीने में इतने दिन काम करो। महीने में जैसे मान लो 24 डेज काम करो या 26 डेज काम करो, जो भी है, डिपेंड करेगा केस टू केस, या 22 डेज काम करो, 2 दिन की छुट्टी है वगैरह वगैरह, कि आप एक दिन में कम से कम 8 घंटे काम करो और महीने में अगर आप इतने दिन 8 घंटे के हिसाब से महीने में अगर इतने दिन काम कर रहे हो तो आपको इतना तो मिनिमम मिलेगा। उसे हम बोलते हैं टाइम के बेस पे फिक्स करना, कि मिनिमम आप इतना टाइम काम करो तो आपको इतना तो मिलेगा। फिर दूसरा होता है पीस वर्क। इसमें टाइम का कोई लेन देन नहीं होता। इसमें क्या होता है, आपको पर पीस डिपेंड करता है आपकी फैक्ट्री कौन सी है। हर फैक्ट्री में जैसे मान लो आपकी फैक्ट्री में जो यूनिट बनती है उसमें पर यूनिट का प्राइस फिक्स कर दिया जाएगा। सरकार बोलेगी कि आपको पर यूनिट 20 रुपए तो देने हैं अपने मजदूर को, तो इसे हम बोलते हैं पर यूनिट। फिर उसमें होता है कि पूरे दिन में वो जितने यूनिट बनाएगा उसको उतने हिसाब से पैसे मिलेंगे। मगर जो सरकार ने पर यूनिट प्राइस फिक्स कर दिया, आप उससे नीचे नहीं दे सकते, आप उससे नीचे नहीं दे सकते। मान लो सपोज अगर 500 यूनिट वो बनाता दिन में, तो एक यूनिट पे अगर 20 रुपए मिल रहे हैं तो 500 यूनिट बनने के हो गए 1000 रुपए। ये बात समझ आती है ना। तो इसका मतलब ऐसे भी फिक्स किया जा सकता है, यूनिट के बेस पे भी फिक्स किया जा सकता है। तीसरा होता है गारंटीड टाइम रेट। ये गारंटीड टाइम रेट क्या है, फॉर दोज एम्प्लॉयड इन पीस वर्क फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग टू सच एम्प्लॉइज अ मिनिमम रेट ऑफ वेज ऑन अ टाइम वर्क बेसिस। समझना क्या है ये गारंटीड टाइम रेट क्या है। दिस इंटेंडेड टू मीट अ सिचुएशन, ये दिया किसको जाता है, टू सिचुएट ऑपरेशन मिनिमम पीस रेट फिक्स बाय द अप्रूव्ड गवर्नमेंट में रिजल्ट इन अ वर्कर अर्निंग लेस देन द मिनिमम वेज। जैसे एग्जांपल लेके बात करते हैं, जरा समझो। अभी आपने देखा कि स्किल्ड वर्कर को महीने में कितना मिलेगा। स्किल्ड को दिल्ली के हिसाब से अगर मैं बात करूं 17,999, 17,900 समथिंग था, 900 मान लो यार, चलो 17,900 मान लो, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, देखते हैं याद हो तो, खुला हुआ है 991, 17,991, मोटा मोटा राउंड ऑफ कर देता हूं, 18,000 कर देता हूं कि स्किल्ड वर्कर को मिनिमम कितना मिलेगा, 18,000 तो मिलेगा, राइट। स्किल्ड वर्कर को मिनिमम 18,000 तो मिलेगा, मान लो। अब मिनिमम उसको 18,000 मिलना है स्किल्ड वर्कर को, और सपोज आपने जो पर यूनिट फिक्स करा है उसके बेस पर वो महीने में जितनी यूनिट बनाता है वो दिन में, उसके बेस पर महीने में खाली 14,000 ही कमा पा रहा है। स्किल्ड होने के बाद भी कितना कमा पा रहा है, 14। तो उस केस में सरकार ऐसा फिक्स कर सकती है कि देखो भाई, अगर वो पर यूनिट बना रहा है तो उसका अगर महीने में, जैसे सपोज अगर रोज की 1,000 रुपए कमा लेता है तो महीने के 30,000 हो गए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर वो रोज की यूनिट कम बना पा रहा है और यूनिट में टाइम लगता है बनाने में, कोई भी मजदूर स्किल होने के बाद वो कम बना पाता है, और जितना वो बना पाता है उसको उतना जितना मिनिमम मिलना चाहिए उतना भी नहीं मिल पाता, तो सरकार चाहे तो उसको गारंटेड टाइम रेट दे सकती है। वो काम तो कर रहा है पीस वेज के हिसाब से, लेकिन उसको मिलेगा क्या, गारंटेड टाइम के हिसाब से। टाइम रेट मींस आप अगर 8 घंटे डिवोट कर रहे रोज, मगर आपको घंटे के हिसाब से पैसे नहीं मिलते थे, आपको यूनिट के हिसाब से पैसे मिलते थे, पर यूनिट 20 रुपए मिलते थे, मगर आप महीने में यूनिट बना बनाकर खाली 14,000 कमा पा रहे हो,
तो सरकार ये बोलती है कोई बात नहीं, आप यूनिट के हिसाब से 14,000 कमा पा रहे हो ना, पीस के हिसाब से हम बोलते हैं पीस रेट, पीस के हिसाब से आप कितना कमा पा रहे हो 14,000, लेकिन मिनिमम वेज बनता कितना स्केल के लिए 18, तो कोई बात नहीं, आपको सरकार ऑर्डर करवा देगी, आपको एम्प्लॉयर 4,000 और देगा, 4,000 और देगा, क्योंकि आप टाइम तो उतना ही डिवोट कर रहे हो। तो उसको हम बोलते हैं गारंटेड टाइम रेट, इसको हम क्या बोलते हैं, गारंटेड टाइम रेट, कि आप है पीस रेट वाला, लेकिन आपको अगर उनको लगता है कि पीस रेट फिक्स करने के बाद भी उस बंदे को कम मिल रहा है, तो उस केस के अर्निंग लेस देन द मिनिमम वेज, अगर उसके बाद भी कम मिल रहा है तो उसको फिर हम क्या करवा सकते हैं, ज्यादा दिलवा सकते हैं। इसे हम बोलते हैं मैनर ऑफ फिक्सेशन एंड रिवीजन ऑफ मिनिमम वेज। ये तो किस तरीके से फिक्स किया तो मैं वो बताया जा रहा है। तो फिक्स किस तरीके से किया सकता है, मैनर के, टाइम के बेस पे, फीस के बेस पे, गारंटेड टाइम के बेस पे। चौथा ओवर टाइम, ये तो सिंपल है, आप 8 घंटे काम कर रहे हो तो 8 घंटे के अलावा आपका नॉर्मल टाइम जो है, आपने जो सरकार ने मिनिमम वेज फिक्स करे 18,000, वो आपको रोज का अगर 8 घंटे काम करोगे तो फिक्स करें उतने मिलेंगे। लेकिन सपोज आप रोज के 12 घंटे डिवोट कर रहे हो, आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, तो उसका आपको ओवर टाइम वेज अलग से मिलेगा, उसका आपको ओवर टाइम वेज अलग से मिलेगा। कह रहा है वो डिपेंड करता है टाइम के ऊपर और पीस के ऊपर, प्रपोर्शन हो जाएगा। मतलब सपोज अगर आपने टाइम 8 घंटे के लिए, अगर आपको अगर मान लो आपको 8 घंटे के लिए रोज के 800 मिलते हैं, तो अगर आप 12 घंटे काम कर रहे हो तो 400 एक्स्ट्रा मिलेंगे, 400 एक्स्ट्रा मिलेंगे प्लस में। ऑल दो मैंने कुछ कंपनियां तो ऐसी भी देखी हैं कि अगर आपको पूरा दिन काम करने के बाद अगर आप एक्स्ट्रा करते हो और एक्स्ट्रा में आप 2 घंटे से ऊपर काम करते हो, 4 घंटे से ऊपर काम करते हो, आपको डबल देती है उस दिन का, ऐसा भी है। लेकिन स्टिल वो लॉ तो कह रहा है टाइम के हिसाब से प्रोपोर्शन कर दो। ये हो गई बात खत्म। अब आता है सेक्शन 3, सबसेक्शन 3 प्रोवाइड दैट डिफरेंट मिनिमम रेट्स वेजेस में फिक्स फॉर द डिफरेंट शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स। ऑब्वियसली डिफरेंट शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट मींस ऐसा हो सकता है पार्ट 1 में शेड्यूल के पार्ट 1 में जो 18 एंट्री हैं उनमें अलग अलग एम्प्लॉयमेंट है, उन सबके लिए डिफरेंट डिफरेंट रेट फिक्स किया जा सकता है, और पार्ट 2 अलग रेट फिक्स किया जा सकता है। मिनिमम वो डिपेंड करेगा एरिया क्या है, सब कुछ है ना। उसके अलावा वो वर्क कौन सा कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा, वो बच्चे हैं, एडोलसेंट है, चिल्ड्रन है, अप्रेंटिस मीन ट्रेनी है, उस पर भी डिपेंड करेगा, या वो किस लोकेलिटी में उस पर, मतलब ये बड़े सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेस पे डिटरमिन किया जाएगा कि उनको मिनिमम वेज कितना देना है। और इन फैक्टर्स के बेस पे ऐसा हो सकता है अडल्ट को ज्यादा मिले, बच्चों को कम मिले। ये एडोलसेंट कौन होते हैं, 14 साल से लेकर 18 साल के बीच वाले, और एडल्ट 18 साल से ऊपर वाले। 14 साल से नीचे वाले कौन होगा, चिल्ड्रन। और अप्रेंटाइज होते हैं ट्रेनी, जो ट्रेनिंग पे, जैसे आप लोग सीएससी एससीएम में करते हो, ट्रेनिंग करने आते हो, उन्हें बोलते हैं अप्रेंटाइज। तो ट्रेनीज को आपको पता है पैसा कम मिलता है, लेकिन क्वालिफाई होने के बाद पैसा ज्यादा मिलता है, तो उसके बेस पे भी मिनिमम वेज अलग से फिक्स किए जा सकते हैं। अब आता है मिनिमम रेट ऑफ वेजेस, जब सरकार फिक्स करती है तो वो क्या क्या चीजें कंसीडर करती है, अब उसके ऊपर बात हो रही है। ये है सेक्शन 4। ये क्या बोलता है, अब जरा देखते हैं। कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ दैट एनी मिनिमम रेट, और एक चीज याद रखना इसमें ना 3 मेथड है, एक और हो गया और 1, एक और, एक ये है, एक ये है और एक ये, मतलब 3 मेथड है, इन तीनों में से कोई एक। मतलब सरकार जब मिनिमम वेज रेट फिक्स करती होगी तो कुछ चीजें दिमाग में रख के चलती होगी कि क्या देना क्या नहीं देना। तो जरा वो देखो बता रहा है कि पहला तरीका तो वो ये कर सकती है कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जब फिक्स करेगी मिनिमम वेज सेक्शन 3 में, तो ये पहला कर सकती है बेसिक रेट ऑफ वेज एंड अ स्पेशल अलाउंस एट अ रेट टू बी एडजस्टेड सच इंटरवल इन सच मैनर एज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में डायरेक्ट टू अकॉर्ड एज नियरली एज प्रैक्टिकेबल विद द वेरिएशन इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर एप्लीकेबल टू सच वर्कर, मतलब दैट इज कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। मतलब वो क्या कहता है, सरकार जब मिनिमम रेट फिक्स करती है दिमाग में कुछ चीजें सोच के चलती होगी कि उसको मिनिमम कितना देना है, उसको मिनिमम रहने का कितना खर्चा आएगा, बत्ती पे, इलेक्ट्रिसिटी पे कितना खर्चा आएगा, खाने पीने का कितना खर्चा आ सकता है ना, और वाटर का कितना खर्चा आ सकता है, सब कुछ जोड़ने के बाद एक सरकार मिनिमम वेज डिसाइड करती है। तो पहला फैक्टर तो ये हो सकता है जिसमें वो स्पेशल अलाउंस प्लस मिनिमम वेज प्लस उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग को जोड़कर बनाएगी, है ना। पहला तरीका तो ये है मिनिमम वेज। तो ये दूसरा एक तरीका ये हो गया। दूसरा हो गया कि उसमें वो खाली बेसिक रेट लेगी लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग को नहीं जोड़ेगी, कॉस्ट ऑफ लिविंग को नहीं जोड़ेगी, लेकिन अदर सप्लाईज एसेंशियल ऑफ कमोडिटीज को जोड़ लेगी। जैसे एग्जांपल लेके बात करें, पहले मेथड में क्या हो गया, मेथड वन में बेसिक वेज प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, COLA समझ आ गया ना, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस प्लस स्पेशल अलाउंसेस जो और कुछ देना चाहे, तो इनके बेसिस पे वो जोड़ के बनाती है पहले तो सरकार। एक तरीका तो ये है, और ये कोला नहीं है ना, कैंपा कोला नहीं है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, फुल फॉर्म है इसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस। मेथड 2 दूसरा क्या हो सकता है, बेसिक वेज प्लस उसमें वो कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस नहीं जोड़ेंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस नहीं जोड़ेंगे, तो इसको हम यहां पे इग्नोर कर देते हैं, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस जुड़ेगा ही नहीं, तो इसको यहां से हटा देते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, जो आपको वैल्यू कंसेशन पे मिलती है, कंसेशन जैसे एग्जांपल मान लो आप पतंजलि में काम कर रहे हो, तो पतंजलि में आपको ईटेबल आइटम्स मिलती है खाने पीने की,
चीजें मिलती है, राशन वगैरह मिल सकता है, तो आपको कंपनी हो सकता है उसमें वो डिस्काउंट पे चीजें प्रोवाइड करे कंसेशन पे, तो उसको वहां से कितना फायदा मिल सकता है एम्प्लॉय को, और बेसिक अलग से वो कैश में कितनी सैलरी देगा, उस सबको जोड़ के एक कॉम्बो बना सकती है। तो मिनिमम वेज एक वैसे सेट कर सकती है। ऐसा हो सकता है अच्छा उसमें कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस क्यों नहीं जोड़ रहा, ऐसा हो सकता है ना कुछ जगहों पे रहने का खर्चा ज्यादा आता ही नहीं है, जब छोटे छोटे विलेज में रहो तो उन लोगों के ज्यादा खर्चा है ही नहीं, सिर्फ खाने पीने का खर्चा होता है उनके, बाकी रहने सहने का लग्जरी वाला खर्चा है ही नहीं। तो अगर ऐसे जगहों पे अगर कोई है तो उसमें हो सकता है कि सरकार कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस कंसीडर ही ना करे। और तीसरा है एन ऑल इंक्लूसिव रेट अलाउइंग द बेसिक रेट, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, कैश वैल्यू कंसेशन, सब कुछ। और तीसरा तरीका क्या है, मेथड 3, वो तीनों को जोड़ सकती है। मेथड 3 बेसिक वेज भी जोड़ दे प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस भी जोड़ दे प्लस जो वैल्यू कंसेशन, ये कैश वैल्यू कंसेशन जो मिलते हैं, प्लस कैश वैल्यू कंसेशन। तो बेसिकली मैं कह सकता हूं ये मेथड 1 और मेथड 2 का मिक्सचर है मेथड 3, क्योंकि सबसे 1 वाले में कैश ऑफ लिविंग अलाउंस नहीं मिल रहा, कैश वैल्यू कंसेशन नहीं मिल रहा था, वो पॉइंट 2 में मिल रहा था, लेकिन पॉइंट 1 में कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस मिल रहा था, पॉइंट 2 में नहीं मिल रहा था। और मेथड 3 के अंदर तीनों मिल रहे हैं, बेसिक वेज भी मिल रहा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस भी मिल रहा है, प्लस कैश वैल्यू कंसेशन भी मिल रहा है। तो हो सकता है वो तीनों को जोड़कर मिनिमम वेज डिसाइड करे, तो वो एरिया टू एरिया इन फैक्टर्स को कंसीडर करके बेसिक वेज डिसाइड करते हैं सरकार। तो वो यही बता रहा है कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस एंड कैश वैल्यू कंसेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल सप्लाइज ऑफ एसेंशियल कमोडिटी। एसेंशियल कमोडिटी समझ आते हैं जो हमारे बिना, जिनके बिना हम नहीं रह सकते, उनके लिए सरकार डिसाइड करेगी कौन सी चीज एसेंशियल में आएगी, कौन सी चीज एसेंशियल में नहीं आएगी, उसके बेस पे वेट डिसाइड किया जाएगा। अब जो मैं कराने जा रहा हूं ना बड़ा खतरनाक है, मतलब पेपर में आता ही आता है, कमेटी मेथड और नोटिफिकेशन मेथड। ये प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग ऑफ रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस है, किस तरीके से फिक्स किए जाते हैं। अभी ऊपर तो मेथड पढ़ा, अब उसमें देख ऊपर तो मेथड था कि क्या ये मेथड भी बोलना गलत रहेगा, इनको हम बोल सकते हैं फैक्टर्स। जैसे ऊपर फैक्टर्स थे इनको बोल सकते हैं एडिशनल फैक्टर्स। एक तो फैक्टर्स ये थे, ये सारे फैक्टर्स तो थे ही कि नीचे वाले की एम्प्लॉयमेंट क्या होगी उसके बेस पे डिसाइड किया जाएगा, प्लस क्या और क्या क्या चीजें देखी जाएंगी फैक्टर्स में, ये सब चीजें भी देखी जाएंगी। अब किस किस मेथड से वेजेस सेट किए जाएंगे वो मेथड नीचे हैं ये रे। तो आप बेसिकली जो मेथड 1 मेथड 2 मेथड 3 लिखा है उसको फैक्टर 1 फैक्टर 2 फैक्टर 3 लिख सकते हो। अब हम बेसिकली पढ़ेंगे मेथड कि वेजेस को फिक्स करने के मेथड्स क्या है ना। अब तो चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका जल्दी, ये देखो हो गया खत्म, ज्यादा नहीं बचा। देखते हैं क्या चीज है। तो गाइस आगे बढ़ते हैं, प्रोसीजर फॉर फिक्सिंग एंड रिवाइजिंग मिनिमम वेजेस। अच्छा फिक्सिंग मींस जब सरकार नए वेजेस फिक्स करती है तब क्या होता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, या रिवाइज करती है। रिवाइज समझ आता है ना, जैसे अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने 2020 में रिवाइज करे थे, और आपने देखा कि हर 5 साल में रिवाइज करने होते हैं, 5 साल मैक्सिमम है, आप चाहो तो 5 साल से पहले भी रिवाइज कर सकते हो। रिवाइज मींस लिमिट बढ़ा सकते हो मिनिमम वेजेस, क्योंकि हर साल महंगाई बढ़ती है तो मजदूरों को वेजेस भी ज्यादा मिलना चाहिए, तो उसकी लिमिट बढ़ाई जा सकती है। तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, तो वो कहता है जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, फिक्स तो कौन करती है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, लेकिन उसको फिक्स करने के 2 मेथड होते हैं, या होता है कमेटी मेथड या होता है नोटिफिकेशन मेथड। तो इसका मतलब ऐसे समझो, तो लिख देते हैं यहां पे, तो इसका मतलब ये हो गया एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करती है क्या, मिनिमम वेजेस। मिनिमम वेजेस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करती है क्या, मिनिमम वेजेस। लेकिन जब वो फिक्स करेगी तो फिक्स करने से पहले, एप्रोप्रिएट फिक्स करने से पहले उसको 2 मेथड में फॉलो करना पड़ेगा, या तो कमेटी मेथड। तो एक बात तो समझ आ गई, फिक्स कौन करती है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, लेकिन फिक्स करने के 2 मेथड, या तो कमेटी मेथड से फिक्स करोगे या नोटिफिकेशन मेथड से फिक्स करोगे वेजेस को, या तो कमेटी मेथड से फिक्स करोगे या नोटिफिकेशन मेथड से फिक्स करोगे। 2 ही मेथड है, या तो कमेटी मेथड या नोटिफिकेशन मेथड। अब जरा समझते हैं व्हाट इज कमेटी मेथड। इसमें क्या होता है जरा देखना, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे अपॉइंट एज मेनी कमेटीज एंड सब कमेटीज एज इट कंसीडर नेसेसरी टू होल्ड इंक्वायरीज एंड एडवाइज इट, लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, एडवाइज इट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच फिक्सेशन और रिवीजन एज द केस में बी। आफ्टर कंसीडरिंग द एडवाइस ऑफ द कमेटी और कमेटीज, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट फिक्स और रिवाइज द मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस। आपको पता ही है, ये देखो, तो कहता है कमेटी मेथड का काम क्या है। इस कमेटी मेथड में क्या होता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करती है, कमेटीज अपॉइंट करती है। इस मेथड में क्या करती है, कमेटीज अपॉइंट करती है।
वो एक कमेटी पे अपॉइंट कर सकती है, एक से ज्यादा कमेटी पे अपॉइंट कर सकती है। मान लो उन्होंने 2 कमेटी अपॉइंट कर दी, एक कमेटी 1, एक कमेटी 2। इस कमेटी के अंदर मेंबर्स होंगे। इस कमेटी का काम क्या होगा, इन कमेटीज का काम क्या होगा, इनका काम एडवाइस देना होगा। किसको? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। किस चीज के लिए? कि भाई मिनिमम वेजेस कितने होने चाहिए, मिनिमम वेजेस कितने होने चाहिए। इसका मतलब ये दोनों कमेटीज फिक्स नहीं करेंगी वेजेस, फिक्स तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही करेगी, ये खाली एडवाइस देंगी, ओनली एडवाइस। पेपर में आया वो क्वेश्चन है। इसका मतलब कमेटीज खाली एडवाइस देती हैं। फिक्स कौन करता है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। फिक्स कमेटीज खुद नहीं करती। तो ये एडवाइस देती है कि हमारे हिसाब से इतने वेजेस होने चाहिए या हमारे हिसाब से लिमिट इतनी बढ़ा देनी चाहिए, और उसके रीजन देती है क्यों। ऐसा नहीं कि हवा में बोल दीजिए हमारे हिसाब से ऐसा हो रहा है तो हो रहा है, रीजन देती है ऐसा क्यों वो कह रही हैं। और उसके बाद अगर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को बात लगती है सेटिस्फैक्ट्री कि हाँ भाई इतने वेजेस होने चाहिए, तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी? फिक्स कर देगी, और उसके बाद वो उसको ऑफिशियल गजट में नोटिफाई कर देगी। ऑफिशियल गजट में क्या कर देगी? पब्लिश कर देगी, और बता देगी कि हाँ भाई आज के लिए इतने मिनिमम वेजेस हैं। जैसे तुम्हारे को मैंने दिखाया भी था, ऑफिशियल गजट की वेबसाइट पे ले आता हूं। कोई भी जो लॉ बनता है तो उसको यहां इस वेबसाइट पे पब्लिश किया जाता है, ऑफिशियल गजट। ये रहा egazette.nic.in। तो ये ऑफिशियल गजट की वेबसाइट है। तो जब लॉ बनता है उसे यहां पब्लिश किया जाता है, तो उसे यहां पब्लिश कर दिया जाएगा। वो अलग बात है कि यहां तो पब्लिश किया जाएगा, साथ में हर स्टेट का अपना गजट। ये तो इंडिया का गजट है, गजट ऑफ इंडिया। दिल्ली स्टेट का अपना गजट है, हर स्टेट का अपना गजट होता है। ऑफिशियल गजट ऑफ दिल्ली, ये रहा दिल्ली गवर्नमेंट का अपना वेब पोर्टल है। तो ये ई गजट जो है दिल्ली का, ई गजट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली का अपना गजट है। दिल्ली से स्पेसिफिकेटेड लॉ बनते हैं वो यहां पब्लिश किए जाते हैं, वो यहां पब्लिश किए जाते हैं। देखो ये आई हुई नोटिफिकेशन सारी, ये दिल्ली गवर्नमेंट का अपना गजट है। इसका मतलब क्या कि अभी तुमने देखा था कि दिल्ली सरकार ने जो मिनिमम वेजेस फिक्स करे थे उसे कहां पब्लिश करा होगा उन्होंने? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने फिक्स करा होगा, और उसको पब्लिश एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने फिक्स करने का अब तुम्हारे को पता ही है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में कौन आता है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। इसका मतलब दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ने अपने वेजेस फिक्स करे होंगे मिनिमम अपनी स्टेट के हिसाब से, उन्होंने ऑफिशियल गजट ऑफ दिल्ली में पब्लिश कर दिए होंगे। तो एक मेथड तो ये है। इसमें क्या, इसमें कमेटी मेथड में समझ आ गया। कमेटी मेथड में कमेटीज बनाई जाती है, उन कमेटीज का काम क्या होता है? अंदर बंदे बैठे होते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं, और वो मार्केट एनालाइज करने के बाद एडवाइस देते हैं। किसको एडवाइस देते हैं? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, कि हमारे हिसाब से वेजेस इतने फिक्स कर दो, इतने तो होने ही चाहिए। एक होता है कमेटी मेथड। तो ये हो गया खत्म। देखो पहला कहता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मे अपॉइंट एज मेनी कमेटी एंड सब कमिटीज एज इट कंसीडर नेसेसरी टू होल्ड इंक्वायरीज एंड एडवाइज इट। इंक्वायरीज होल्ड करेंगी कमेटीज, और एडवाइस करेंगी क्या? इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्सेशन और रिवीजन ऑफ द केस में भी, कि अगर फिक्स करने हैं, फर्स्ट टाइम फिक्स कर रहे हो या बाद में रिवाइज कर रहे हो, मतलब बढ़ा रहे हो वेजेस की लिमिट को बढ़ा रहे हो, तो उसमें उन दोनों ही मैटर में एडवाइस करेगी कमेटी मेथड में। कौन एडवाइस करेंगी? कमेटीज एडवाइस करेंगी। किसको एडवाइस करेंगी? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एडवाइस करेंगी। और आफ्टर कंसीडरिंग द एडवाइस, एडवाइस को कंसीडर करने के बाद कमेटी और कमेटीज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल बाय, देखो उनकी एडवाइस कंसीडर करने के बाद एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन डालेगी जिसमें वो फिक्स और रिवाइज करेगी मिनिमम रेट्स ऑफ वेजेस के अकॉर्डिंग डालेगी। और एक चीज और देखो, नीचे केस स्टडी आई, उसमें उन्होंने बताया है कि कमेटीज जो अपॉइंट हुई हैं वो खाली एडवाइजरी बोर्ड की तरह काम कर रही है, ओनली एन एडवाइजरी बोर्ड, एंड दैट गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट इट रिकमेंडेशन। आ गई ना बात? कमेटीज का काम खाली रेकमेंड करना है, एडवाइस देना है। वो सरकार की मर्जी है कि वो इनके एडवाइस को एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। सरकार को लगता है इनकी एडवाइस बेकार है तो वो हो सकता है एक्सेप्ट ना करे, अपने हिसाब से वेजेस फिक्स करे। तो वो यही बता रहा है। ये नहीं है कि कमेटीज ने एक बार एडवाइस दे दी तो कमेटीज मतलब सरकार बाउंड हो गई, उनको वो फिक्स करना ही पड़ेगा वेजेस कमेटीज के कहने पर। नहीं, कमेटीज का काम खाली एडवाइस करना, रेकमेंड करना है, मगर गवर्नमेंट बाउंड नहीं है। गवर्नमेंट की मर्जी है कि वो इन कमेटीज की बात सुनेगी या नहीं सुनेगी। और कहता है वेजेस रेट कब से फोर्स में आएंगे? तो कह रहा था वेज रेट शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। इफ नो डेट इज स्पेसिफाइड देन द वेज रेट शैल कम इनटू फोर्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन। इसका मतलब क्या, जरा समझो। मान लो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने मिनिमम वेजेस फिक्स कर दिए, मिनिमम वेजेस फिक्स करके उन्होंने ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर दिया, ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर दिया। और कब पब्लिश करा? मान लो 1/1/2020 को उन्होंने पब्लिश करा है, नोटिफाई करा है, 1/1/2020 को उन्होंने पब्लिश करा है। तो वो कहता है कि ये इफेक्टिव कब से होंगे, मतलब
सरकार लोगों को, कंपनीज को कब से पे करना शुरू करना है, फैक्ट्रीज को कब से पे करना शुरू करना है अपने मजदूरों को। तो कह रहा है अगर फिक्स करने के बाद जब ऑफिशियल गजट पब्लिश करा तो अगर कोई डेट बताइए, सपोज इसमें डेट लिखी होती कि भाई 1/1/2020 के अंदर हमने पब्लिश करा है और ये 15/1/2020 से इफेक्टिव होगा, 15/1/2020 से क्या होगा, इफेक्टिव होगा, तो ये उस डेट से इफेक्टिव होगा, तो फिर ये उस डेट से इफेक्टिव होगा। अगर कोई डेट बताई है तो ये उस डेट से इफेक्टिव होगा। अगर कोई डेट नहीं बताई, ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि ऑफिशियल गजट पब्लिश करने के बाद 15/1/2020 को इफेक्टिव होगा। अगर उन्होंने डेट बताई है तो वो कह रहा है अगर डेट नहीं बताई तो जिस दिन पब्लिश करा था उसके 3 मंथ्स बाद इफेक्टिव होगा। 3 मंथ्स बाद का क्या है, अगर 1 जनवरी 2020 को पब्लिश हुआ तो इसके 3 मंथ्स काट लो, तो 1 जनवरी 2020 से लेकर 31 मार्च 2020, तो इन 3 महीने के बाद, ये 3 महीने तो गए, 3 महीने के बाद से इफेक्टिव होने का मतलब क्या है, 1/4/2020 से इफेक्टिव होगा, 1/4/2020 से वेज रेट इफेक्टिव होंगे। इसका मतलब दो बातें हो गई कि कमेटी मेथड्स ने, कमेटीज ने रेकमेंड करने के बाद एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने उसको ऑफिशियल गजट पब्लिश कर दिया, और पब्लिश करने के बाद, ऑफिशियल गजट पब्लिश करने के बाद अगर उन्होंने कोई डेट बताई है कि ये नए वाले जो वेज है ये इस डेट से इफेक्टिव होंगे। इफेक्टिव होने का मतलब क्या है कि कंपनीज इस डेट से पे करना शुरू करेंगी, अब ये नए वाले वेजेस पुराने वाले रेट से नहीं देंगी, नए वेज से देंगी। तो अगर उन्होंने 15 को एग्जांपल हमने लिया कि 1 तारीख को पब्लिश करा और उन्होंने 15 की डेट फिक्स करी है तो उस डेट से देंगी। अगर कोई डेट फिक्स नहीं करी तो जिस दिन पब्लिश करा उसके 3 महीने एक्सपायरी होने के 3 महीने के बाद से देंगे, मतलब इफेक्टिव होगा। तो 1 तारीख को पब्लिश हो, उसके 3 महीने एक्सपायरी कब होंगे, 31 मार्च 2020 को एक्सपायरी होंगे, तो 1 अप्रैल 2020 से न्यू वेज रेट लगेगा, न्यू वेज रेट लगेगा। तो देखो वही बता रहा है, द वेज रेट शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम सच डेट एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन। If no date is specified, wage rate shall come into force on the expiry of 3 months from the date of issue of notification। आ गई ना बात। अगर नोटिफिकेशन डाली है और ये नहीं बताया किस डेट से इफेक्टिव होंगे तो नोटिफिकेशन डालने के 3 महीने बाद से इफेक्टिव होंगे, और अगर कोई डेट बताई है तो उस डेट से होंगे। ये तो बात आपको पता है, नीचे मैंने ये वाली केस स्टडीज आपको पढ़ाई थी, जजमेंट पढ़ाई थी। अब आता है नोटिफिकेशन मेथड। अब ये नोटिफिकेशन मेथड क्या है, इसमें समझो क्या है नोटिफिकेशन मेथड में क्या चीज है, जरा इसको देखते हैं हम। नोटिफिकेशन मेथड, इसका क्या काम है जरा देखते हैं। When fixing the minimum wages under section 5 subsection 1 clause B, the appropriate government shall by notification the official gazette publish its proposal for the information of persons likely to be affected thereby, आगे, and specify a date not less than 2 months from the date of notification on which the proposal will be taken into consideration। इसका मतलब क्या, जरा समझो, इसका मतलब क्या समझो। या तो गवर्नमेंट किस में जाएगी, कमेटी मेथड में, या किस में आएगी, नोटिफिकेशन मेथड में। मतलब दोनों में से आपको कोई एक ही मेथड फॉलो करना होता है। एक कमेटी मेथड तो आपने समझ लिया है, तो आप उस तरीके से वेजेस फिक्स करो। दूसरा तरीका क्या है, कह रहा है गवर्नमेंट क्या करेगी, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, एक नोटिफिकेशन डालेगी। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन डालेगी, कहां डालेगी वो नोटिफिकेशन, ऑफिशियल गजट में डालेगी, ऑफिशियल गजट में डालेगी। और इस गजट में डालने के बाद इस नोटिफिकेशन में वो क्या डालेगी, प्रपोज रेट्स कि हमारे हिसाब से जो मिनिमम वेज है, सरकार बोल रही है, एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं कि हमारे हिसाब से मिनिमम वेज अनस्किल्ड लोगों के लिए 15,000 पर मंथ होने चाहिए, एंड स्किल्ड लोगों के लिए 20,000 पर मंथ होने चाहिए। मतलब सपोज उन्होंने ऐसा एक प्रपोजल, मैं एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं, सपोज उन्होंने एक ऐसा प्रपोजल लेके ऑफिशियल गजट में डाल दिया, और मान लो उन्होंने ऑफिशियल गजट में 1/1/2020 को डाला है, 1/1/2020 को डाला है, तो यहां से विद इन 2 मंथ्स, इसके विद इन 2 मंथ्स के अंदर क्या करेगी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मार्केट से क्या करेगी, कमेंट्स इनवाइट करेगी। कमेंट्स इनवाइट का मतलब क्या होता है, लोगों को बोलेगी भाई, लोगों कमेंट्स इनवाइट करेगी, कमेंट्स इनवाइट करने वाला लोगों को क्या बोलेगी, देखो भाई देखो, हम लोग एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि हम लोग अपने हिसाब से मिनिमम वेज इतना फिक्स करने जा रहे हैं, स्किल के लिए इतना और अनस्किल के लिए इतना, मतलब अनस्किल के लिए इतना और स्किल्ड के लिए इतना। आप लोग क्या इस रेट से सेटिस्फाइड हैं? अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो बताओ, अगर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है तो भी बताओ कि आप लोग अगर सेटिस्फाइड हो या नहीं। अगर सपोज कोई बंदा कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेस करता तो सरकार इसी रेट को फिक्स कर देगी।
कि भाई हाँ इतना ही होना चाहिए। अगर कोई बंदा ऑब्जेक्शन रेस करता है कि नहीं ये कम है या ये ज्यादा है, कोई कम तो बोलेगा ही नहीं, वैसे भी ज्यादा अगर मतलब कोई ज्यादा तो बोलेगा नहीं कि ज्यादा है, कोई कम अगर बोलता है कि नहीं ये कम है इससे ज्यादा मिलने चाहिए, तो उस केस में वो अपना प्रपोजल रख सकता है सरकार के आगे। फिर सरकार की मर्जी है कि वो उसकी बात मानेगी या नहीं मानेगी, लेकिन अपने हिसाब से वो ऐसा कर सकती है। तो बेसिकली समझ आ गया नोटिफिकेशन मेथड में क्या होता है, यहाँ पे कोई कमेटीज नहीं होती। कमेटी मेथड में तो क्या होता था, वहां पे कमेटीज अपने हिसाब से रेकमेंड करती थी सरकार को, सरकार डिसाइड करती थी करना नहीं करना। यहाँ पे वो कमेटीज से नहीं पूछ रही है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, वो लोगों से पूछ रही है, कह रहा है जो लाइकली टू बी अफेक्टेड। लाइकली टू बी अफेक्टेड का मतलब कौन से लोग, जो वर्कर्स जिनको ये वेजेस मिलने हैं। अब देखो बहुत सारे वर्कर्स तो अनपढ़ होते हैं, लेकिन कुछ वर्कर्स जो स्किल्ड वाले हैं वो पढ़े लिखे भी होंगे। तो बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे हैं, अगर उनको इस बारे में नॉलेज है, तो सरकार ये एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में भी डालती है कि भाई हमने ऑफिशियल गजट में पब्लिश कर दिया है। जब वो पब्लिश करेंगे उसके विद इन 2 मंथ्स, तो 2 मंथ्स का मतलब क्या हो गया, ड्यू डेट क्या हो गई, मान लो 28 फेब, देखो जनवरी के स्टार्ट में ना, तो 28 फेब 2020, फरवरी में तो 28 दिन ही होते हैं, कभी कभी 29 होते हैं, आपको पता ही है कब होते हैं। तो मेनली अब मैं 28 का महीना मान के चल रहा हूं, तो इस 2 महीने के अंदर अंदर पब्लिक को कमेंट देने हैं कि हाँ भाई वो इनके जो सरकार ये रेट लेके आ रही है उससे सेटिस्फाइड है या नहीं, पब्लिक सेटिस्फाइड है या नहीं। अगर पब्लिक सेटिस्फाइड है और कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं करती, तो उस केस में सरकार फिर जो उन्होंने ये वेज बताए हैं वो यही वाले वेज फिक्स कर देगी। अगर पब्लिक सेटिस्फाइड नहीं है और वो कोई ऑब्जेक्शन रेज करते हैं, तो वो अपना ऑब्जेक्शन सरकार के आगे रख सकते हैं। अब वो सरकार की मर्जी है वो उनके ऑब्जेक्शन को रेज मतलब फॉलो करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि सरकार को भी लगना चाहिए ना कि ऑब्जेक्शन रीजनेबल होने चाहिए। कहीं ऐसा हो ना, लोगों की तो डिमांड कम होती नहीं, लोग बोल दो जी नहीं अनस्किल्ड को तो 50,000 रुपए महीना और स्किल्ड वाले को तो 1 लाख रुपए महीना। लोगों का बस तले लोग तो इतना इतना बोल देंगे। भाई बंदे की औकात भी तो होनी चाहिए, कैपेबिलिटी भी तो होनी चाहिए। बंदों का क्या, वो तो मुंह फाड़ देंगे, है ना। तो सरकार भी बोलेगी बेटा बारात में नहीं आए पापा की, है ना, तो जितना है उतने में ही रहो। तो ये बात समझ आती है। तो सरकार कैसे सिस्टम फॉलो करती है आपको समझ आ गया नोटिफिकेशन मेथड में, जरा देख लो। व्हेन फिक्सिंग द मिनिमम वेजेस अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल बाय नोटिफिकेशन, क्या करेगी, नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट पब्लिश इट्स प्रपोजल, वो अपना प्रपोजल रखेगी। जैसे इसने यहाँ पर उन्होंने प्रपोजल रखा कितना, कि हम 15,000 20,000 पे लाना चाह रहे हैं अनस्किल्ड और स्किल्ड के लिए। कब रखा उन्होंने प्रपोजल, पब्लिश करने के बाद 1/1/2020 को रखा आगे। फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ पर्सन लाइकली टू बी अफेक्टेड देयर बाय, तो जो लोग इसमें इस इंफॉर्मेशन से अफेक्ट हो रहे हैं उनके लिए रखा। तो अफेक्ट कौन होंगे, जिनको वेजेस मिलने हैं, मतलब वो वर्कर जिनको वेजेस मिलने हैं आगे। एंड स्पेसिफाई अ डेट नॉट लेस देन 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑन विच द प्रपोजल विल बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। स्पेसिफाई अ डेट नॉट लेस देन 2 मंथ्स। अच्छा इसका मतलब सॉरी मैं थोड़ी सी गलती कर गया यहाँ पे, विद इन 2 मंथ्स नहीं है, आफ्टर 2 मंथ्स है। मतलब वो एक डेट बताएगी सरकार, स्पेसिफाई डेट आफ्टर 2 मंथ्स, कि उतनी डेट तक का आपको मतलब कम से कम लोगों को 2 महीने सोचने का देगी। विद इन नहीं आफ्टर है, कि कम से कम लोगों को 2 महीने सोचने की देगी। मतलब 1 तारीख को दे रहा है तो 28 फरवरी तक सोचने के लिए देगी, 2 महीने देगी सोचने के लिए। उसके बाद वो एक डेट फिक्स कर देगी, मान लो सरकार ने 15 मार्च 2020 फिक्स कर दी, तो इधर तक लास्ट कमेंट आएंगे और उसके बाद फिर सरकार कमेंट लेने बंद कर देगी। और आगे क्या होता है, द रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड आगे विल बी कंसीडर्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, फिर जो रिप्रेजेंटेशन लोगों ने दी है उसको वो कंसीडर करेगी। और इट विल आल्सो कंसल्ट द एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूटेड सेक्शन 7। अच्छा ये एडवाइजरी बोर्ड क्या है, ये कमेटी मेथड नहीं है। देखो कमेटी मेथड में तो आप टेम्परेरी कमेटीज बनाते हो, राइट। एक एडवाइजरी बोर्ड होता है, हर एक गवर्नमेंट ने अपने लिए एडवाइजरी प्रोफेशनल्स रखे होते हैं। एडवाइजरी बोर्ड क्या है, ये परमानेंट होता है। देखो कमेटीज जो होती है वो टेम्परेरी होती है, कमेटी मेथड में जो कमेटीज होती है टेम्परेरी होती है, वो टेम्परेरी वेज फिक्स करने के टाइम पे आती है, उसके बाद चली जाती है। लेकिन जो एडवाइजरी बोर्ड है अंडर सेक्शन 7 वो परमानेंट है, वो हमेशा सरकार के पास रहता है। सरकार को जहां जहां कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एडवाइजरी बोर्ड से पूछती है। वो किससे पूछती है, एडवाइजरी बोर्ड से। नाम से क्लियर है कि एडवाइस देता है वो सरकार को, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो एडवाइस देता है। तो वो कहता है अगर वो नोटिफिकेशन मेथड में आई है सरकार वेज फिक्स करने के लिए, और उन्होंने नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 2 महीने का टाइम दिया लोगों को और उनसे सुना, उनके प्रपोजल रखे, उसके बाद एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपने हिसाब से वेजेस फिक्स करेगी। और वो चाहे तो एडवाइजरी बोर्ड की रिकमेंडेशन ले सकती है, देन उसके अकॉर्डिंग वो मिनिमम वेज फिक्स करेगी। और नीचे फिर वो वाली बात बता रहा है कि अगर कोई डेट बताई है ऑफिशियल गजट पब्लिश करने के बाद तो उस डेट से इफेक्टिव होगा, डेट नहीं बताई तो 3 महीने के बाद से इफेक्टिव होगा, पब्लिश करने के 3 महीने के बाद से इफेक्टिव होगा। अब तो बहुत सिंपल सा चैप्टर बचा, अब तो इसमें कुछ है ही नहीं, चैप्टर में दम ही नहीं है, अब तो खत्म हो जाएगा। अब क्या है जरा देखते हैं। तो वाइज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मिनिमम वेजेस वेदर टू बी पेड इन कैश और काइंड। ये तुम्हारे पेपर में आया हुआ है कि मिनिमम वेजेस हमेशा कैश में देने या काइंड में भी दे सकते हैं, देखना पड़े ध्यान से। काइंड मींस कैश नहीं दे रहे, बदले में कोई सामान दे रहे हैं, मतलब जितने आपके मिनिमम वेज बनते हैं
वो नहीं दे रहे, उसके बदले कुछ सामान दे रहे हैं। जरा देखना क्या है। सेक्शन 11 ऑफ दैट प्रोवाइड दैट मिनिमम वेजेस पेबल अंडर दैट शैल बी पेड इन कैश। नॉर्मली तो आपको कैसे देना है, कैश में ही देना है। शैल मींस मैंडेटरी, बट where it has been the custom to pay wages wholly or partly in kind, the appropriate government on being satisfied may approve and authorize such payment। लेकिन वो कहता है अगर कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर कस्टम है, कस्टम मीन्स रिवाज है, रिवाज चलता आ रहा है कि वो पेमेंट कैश में देते ही नहीं, अपने स्टाफ को काइंड में देते हैं, या तो होली या पार्टली। लेकिन आज के डेट में ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है जो होली ही काइंड में देती हो, पैसा देती ना हो। पार्टली वाला सिस्टम हो सकता है। पार्टली वाला सिस्टम कहते हैं, सपोज मान लो आप पतंजलि में काम कर रहे हो, एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं, आप पतंजलि में काम कर रहे हो। अब पतंजलि आपको पता है कि घर के जो ईटेबल आइटम्स होती हैं, जैसे एग्जांपल राशन वगैरह की सारी आइटम्स, उनके लिए भी वो ये सब भी बनाते हैं, रिफाइंड आटा, ये सब जो सब बनाते हैं, वो तेल वगैरह, तो आप ऑयल वगैरह। तो अब ये एक चीज समझो, पतंजलि मान लो आपकी जो सैलरी बनती है, जो आपका मिनिमम वेज बनता है, मान लो आपका मिनिमम वेज जो बनता है वो आपका 17,000 रुपये बनता है, और पतंजलि क्या कह रही है कि हमारा कस्टम है कि हम आपको 5,000 रुपए का तो सामान देंगे और 12,000 रुपए की क्या देंगे, कैश में देंगे। इसका मतलब पार्टली कैश है, पार्टली कैश है, और पार्टली क्या है, काइंड। ये काइंड हो गया। और लॉ कहता है ये नहीं है कि 5,000 में सामान दे रहे तो उनको अपने एम्प्लॉइज को सामान महंगा दो, ना जी ना, महंगा नहीं दोगे, कंसेशनल रेट पे दोगे और लोगों से सस्ता दोगे, कंसेशनल रेट पे दोगे। जैसे एग्जांपल लेके बात करें, क्योंकि वो तुम्हारा एम्प्लॉई है, तुम दुनिया को आटा देते हो, मान लो 10 kg तुम दुनिया को आटा देते हो 400 का, तुम अपने एम्प्लॉई को दो 300 का। तो ऐसे ऐसे करके राशन के टोटल में 5,000 का राशन दे दो और 12,000 का ऐसे दे दो। अगर वो ऐसा लगता है, सरकार को लगता है कि हाँ भाई, अगर सरकार सेटिस्फाइड होती है कि कंपनी ऐसा करना चाहती है, तो सरकार ऑथराइज कर सकती है, सरकार ऑथराइज कर सकती है। वैसे यहां तो लिखा है होली और पार्टली पूरा, मतलब सरकार चाहे तो ऐसा बोल सकती है कि पूरा ही क्या है, अब पूरा का पूरा काइंड में दो, कैश दो ही मत। लेकिन आपको पता है आज के डेट में हर बंदे को कैश की जरूरत होती है, तो इसलिए सरकार कभी भी होली वाला प्रैक्टिकल लाइफ में अप्रूव नहीं करती, वो पार्टली कैश और पार्टली ये वाला ही सिस्टम अप्रूव करती है। और वो आगे क्या कह रहा है, देखो वही बता रहा है, सच गवर्नमेंट कैन ऑल्सो अथोराइज फॉर सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज। समझ आ गई ना, एसेंशियल कमोडिटीज हमारे इंडिया में क्या एक्ट है, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। इसमें क्या क्या आ गया एसेंशियल कमोडिटीज के अंदर, अगर तुमसे बात करूं, सॉल्ट आ गया, आटा आ गया, व्हीट आ गया, ये सब एसेंशियल कमोडिटीज हैं। तो वो सरकार कह सकती है कि आप, अगर वो आपका एम्प्लॉय और आपकी इस चीज की फैक्ट्री है, तो उसे कंसेशन पे दो, कंसेशनल रेट्स पे दो। or where the payment is to be made in kind, the cash value of the wages in kind or in the shape of essential commodity considered shall be estimated in the prescribed manner। आ गई ना बात। अगर आप उसे काइंड में दे रहे हो और कैश में नहीं दे रहे, तो उस वैल्यू के देना जितनी वैल्यू आपने उसको देनी है। मतलब 17,000 रुपए का सामान पूरा देना। अगर 17,000 उसके कैश में बन रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको सामान कम वैल्यू का दोगे, अगर काइंड में दे रहे हो सामान भी पूरे का देना। नीचे क्या बोलता है, पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस ऑब्लिगेटरी ऑन एम्प्लॉयर। ऑब्लिगेटरी मींस ड्यूटी, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या, ड्यूटी। मतलब हर एक एम्प्लॉयर जो भी शेड्यूल के अंदर आ रहा है, जो भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट में आ रहा है, तो हर एक एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है कि वो जो मिनिमम वेज प्रिस्क्राइब किया गया है उससे नीचे नहीं देगा, किसी भी एम्प्लॉय को उससे नीचे नहीं देगा। और अगर देता तो वो ऑफेंस है। मतलब मान लो कि अगर स्किल्ड एम्प्लॉय के लिए दिल्ली में 17,000 रुपए रेट है, तो 17,000 से अगर आप नीचे देते हो एम्प्लॉय को, तो वो ऑफेंस है स्किल्ड के लिए। लेकिन प्रैक्टिकली तुम्हें बताऊं ना, तो दिल्ली के अंदर तो लोग कम देते हैं, अलग अलग जगहों पे हर सिटी में कम देते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को अपने राइट्स नहीं पता। हमारे इंडिया में मजदूरों को अपने राइट्स नहीं पता। इसलिए तुमने देखा होगा, जब ये लोग लेबर लॉ से छापा मारने आते हैं, ये लोग टीम आती है इनकी पूरी, तो लोग अपनी फैक्ट्रियां दुकानें बंद करके भाग रहे होते हैं। वो इसी वजह से भागते हैं क्योंकि वो लेबर लॉ कंप्लाई नहीं करते। नीचे आता है पेमेंट ऑफ ओवरटाइम। ये क्या बोलता है, सेक्शन 14 प्रोवाइड दैट वेयर एन एम्प्लॉय व्हेन एन एम्प्लॉय हुज मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स्ड अंडर दिस एक्ट बाय द आवर्स, द डे और सच बाय लॉन्गर वेज पीरियड एज मे प्रिस्क्राइब, works on any day in excess of the number of hours constituting a normal working day, the employer shall pay him for every hour or part of an hour so worked in excess the or at that overtime rate fixed by under this act or under any law as the appropriate government thinks fit, whichever is higher। मतलब इसका मतलब क्या समझो, जैसे मान लो सरकार ने ये जो 17,000 रुपए फिक्स कर रखा है ना, ये तब फिक्स कर रखा है कि अगर आप 8 आवर्स अ डे काम करोगे, मान लो आप 8 आवर्स अ डे काम कर रहे हो, तो आप स्किल्ड एम्प्लॉय हो, 8 आवर्स अ डे काम कर रहे हो और आप स्किल्ड एम्प्लॉय हो, तो आपको कितना मिलेगा, स्किल्ड एम्प्लॉय हो तो आपको कितना मिलेगा, 17,000 पर मंथ मिलेगा। मैं एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं, ये लिखा नहीं हुआ इस एक्ट में 17,000 का, पेपर में 17,000 की लिमिट लिख के आ जाओ। वो तो मैंने तुम्हारे को दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट से दिखा दिया कि आज के डेट में कितना चल रहा है, तो 17,000 पर मंथ मिलेगा मान लो। मगर वो बंदा कभी भी 8 घंटे काम ही नहीं करता, वो हमेशा रोज 10 घंटे काम करता है, तो इसका मतलब वो 2 आवर्स एक्स्ट्रा काम कर रहा है, राइट। जो 2 आवर्स एक्स्ट्रा कर रहा है, कह रहा है उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, उसके लिए उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा पर आवर के बेस पे। मतलब जैसे लॉ बना हुआ है पर आवर के हिसाब से मान लो वो कहता है अगर
पर आवर का जैसे सरकार ने फिक्स कर दिया, मान लो 200 रुपए एक्स्ट्रा पर आवर नॉर्मल टाइम करने के बाद, तो उसने अगर 4 घंटे काम करा, दो मतलब 1 घंटा पर आवर के 200, तो उसने 2 घंटे काम करा तो उसे कितने मिलेंगे रोज के? 400 एक्स्ट्रा मिलेंगे, 400 एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ऐसा अलग अलग लॉ में फिक्स करा। तो वही कह रहा है जो एक्स्ट्रा काम, जो उसको ओवर टाइम वेज है, अगर इस एक्ट में कुछ फिक्स कर रखा है तो वो, या किसी और लॉ में अगर लोगों सरकार ने फिक्स कर रखा है कि ओवर टाइम के लिए इतना पैसा मिलेगा, तो विच एवर इज हायर उतना मिलेगा, जो हायर वाला वो मिलेगा। जैसे मान लो एग्जांपल लेके बात कर रहा हूं, वेजेस एक्ट में फिक्स हुआ है 100 रुपए ओवर टाइम, 100 रुपए पर आवर। और हमारे इंडिया के अंदर एक और एक्ट है फैक्ट्रीज एक्ट, ये तो किसके हिसाब से? वेजेस एक्ट के हिसाब से। और फैक्ट्रीज एक्ट ये बोलता है कि 150 पर आवर देना है ओवर टाइम के केस के अंदर। तो फिर आप 100 नहीं दोगे, आप 150 पर आवर दोगे। तो ये यही बोल रहा है, कह रहा है अगर इस एक्ट में या किसी और एक्ट में अगर पर आवर का रेट फिक्स किया हुआ है ओवर टाइम के लिए, तो आप वो हायर वाला दोगे। कौन सा वाला दोगे? हायर वाला दोगे। और नीचे क्या बोलता है? पेमेंट फॉर वर्क टाइम ओवर टाइम कैन बी क्लेम्ड ओनली बाय द एम्प्लॉइज हु आर गेटिंग मिनिमम रेट ऑफ वेजेस अंडर दैट एंड नॉट बाय दोज गेटिंग बेटर वेजेस। वो कहता है पेमेंट ऑफ वेजेस, ये जो ओवर टाइम का पैसा है, खाली वो लोग मांगेंगे जिनको खाली मिनिमम वेज मिलता है। जैसे इसको खाली 17,000 मिलता है, लेकिन वो कह रहा है अगर कोई एम्प्लॉय ऐसा जिसको मिलता ही 1 लाख रुपए है, पहले से 1 लाख रुपए मिल रहा है, तो वो मिनिमम वेज वाले दायरे में तो आ ही नहीं रहा, वो तो पहले ही बहुत ज्यादा कमा रहा है। तो अगर वो ओवर टाइम कर भी रहा है तो वो उसकी कंपनी देना चाहे तो दे सकती है, लेकिन वो कंपनी को फोर्स नहीं कर सकता, वो कंपनी को फोर्स नहीं कर सकता। तो ले दे कह रहा है कि ओवर टाइम के लिए कंपनी को रिक्वेस्ट खाली कौन कर सकता है? जिसको खाली मिलता ही उतना है, मिनिमम वेज जितना, जितना सरकार ने बताया 17,000। अगर कोई बंदे को पहले ही बहुत ज्यादा मिल रहा है, जैसे किसी बंदे को 1 लाख पहले से ही मिल रहा है, तो अगर वो 8 घंटे की नौकरी के 10 घंटे दे भी रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार कहती है तो मैं पहले ही बहुत ज्यादा मिल रहा है, तुम कंपेल नहीं कर सकते एम्प्लॉयर को वो। मगर फिर भी देखा गया है कि कंपनीज देती हैं, देखा गया है कि कंपनीज देती हैं। अब आता है वेजेस ऑफ अ वर्कर हु वर्क्स लेस देन नॉर्मल वर्किंग डे। वो इतना ही बता रहा है, बट ध्यान से सुनना। अगर कोई बंदा, जैसे मान लो 8 घंटे काम करना चाहिए, और अगर वो 8 आवर्स काम नहीं करता, मान लो वो दिन में सिर्फ 5 आवर्स काम करके जाता है, तो ये कह रहा है, लॉ कहता है कि एम्प्लॉयर उस एम्प्लॉय के पैसे नहीं काटेगा। एम्प्लॉयर उस एम्प्लॉय के पैसे नहीं काटेगा, उस एम्प्लॉय की सैलरी डिडक्ट नहीं करेगा। अब बच्चा बोलता सर ये क्या चीज है कि भाई एक तो वो काम नहीं कर रहा, 8 घंटे की जगह 5 घंटे कर रहा है, और लॉ कह रहा है जी आप एम्प्लॉय की सैलरी नहीं काटोगे। लॉ कहता है नहीं नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं बोल रहे। लॉ कहता है हम कब नहीं काटोगे आप? अगर गलती एम्प्लॉय की नहीं है, गलती एम्प्लॉयर की है। मान लो एम्प्लॉयर की फैक्ट्री में लाइट नहीं है, मान लो एम्प्लॉयर की फैक्ट्री में लाइट नहीं है, और लाइट ना होने की वजह से एम्प्लॉय ने खाली 5 घंटे ही काम करा, वो 8 घंटे काम नहीं कर पाया, तो उस केस में एम्प्लॉय की गलती थोड़ी है। तुम्हारी फैक्ट्री में लाइट नहीं थी, तुम्हें इन्वर्टर जनरेटर लगाना चाहिए था। तुम्हारी फैक्ट्री में लाइट नहीं थी, एम्प्लॉयर की गलती, एम्प्लॉय की गलती नहीं है। एम्प्लॉय को पूरे 8 घंटे के पैसे मिलेंगे, भले उसने 5 घंटे काम करा है। लेकिन उल्टा, लेकिन सपोज एम्प्लॉय आ रहा है 8 घंटे, लेकिन 8 घंटे में खाली 5 घंटे काम करके 3 घंटे कंपनी में सो रहा है, 3 आवर्स सो रहा है, और वो जान के 8 घंटे काम नहीं कर रहा, तो उस केस में एम्प्लॉय की सैलरी कटेगी। उस केस में एम्प्लॉय की सैलरी कटेगी। तो समझ आ गया कब कटेगी कब नहीं कटेगी? इसका मतलब एम्प्लॉय की लापरवाही की वजह से अगर वो पूरा टाइम डिवोट नहीं कर रहा तो उसकी सैलरी कटेगी। लेकिन अगर नॉर्मली एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं है, एम्प्लॉयर की किसी गलती की वजह से, सपोज एम्प्लॉयर की फैक्ट्री में जिस मशीन पे काम होता है मशीन टूट गई, उसमें एम्प्लॉय की गलती है, वो तो बैठ के काम कर रहा था, उसको पूरी सैलरी मिलेगी। सपोज एम्प्लॉय लाइट चली गई, तो मैं एग्जांपल दिया, तो भी एम्प्लॉय को पूरी सैलरी मिलेगी। मतलब ले दे कि जहां पे एम्प्लॉय की गलती नहीं है वहां उसे पूरी सैलरी मिलेगी, जहां पे एम्प्लॉय की गलती नहीं है वहां से पूरी सैलरी मिलेगी, जहां पे एम्प्लॉयर की गलती है तो उसे सैलरी मिलेगी क्योंकि एम्प्लॉय की गलती नहीं है। लेकिन जहां पे एम्प्लॉय की खुद की गलती है वहां उसकी सैलरी कटेगी, वहां उसकी सैलरी कटेगी। तो यही वो बता रहा है। देखो कहां गया, देखो वेयर द रेट ऑफ वेजेस हैज बीन फिक्स्ड अंडर द एक्ट बाय द डे for an employee and if he works on any day on which he employed for a period less than the requisite means required number of hours constitute a normal working day। वो कहता है अगर किसी एम्प्लॉय के लिए एक मिनिमम डे फिक्स हुए कि एक दिन में आपको इतने घंटे काम करना है, जैसे एग्जांपल 8 घंटे काम करना है या कुछ, तो कहता है अगर वो उससे लेस देन काम करता है, मतलब अगर वो 8 घंटे से कम काम करता है, तो कहता है he shall be entitled to receive wages for that day as if he had working for a full day। कह रहा है हम मान लेंगे कि उसने पूरा दिन काम करा है, भले उसने 8 घंटे से कम काम करा है, लेकिन हम स्टिल ये मान लेंगे उसने पूरा दिन काम करा है और उसको पूरे वेजेस मिलेंगे। लेकिन एक लाइन लिखी है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द फेलियर टू वर्क इज नॉट कॉज्ड बाय अनविलिंगनेस टू द वर्क, अनविलिंगनेस बाय हिज अनविलिंगनेस टू, हिज मींस एम्प्लॉय। मगर एक कंडीशन लगा दी ना कि अगर एम्प्लॉय ने खुद की अनविलिंगनेस दिखाई है, मतलब एम्प्लॉय ने जान के काम नहीं करा, तो उसकी सैलरी कटेगी। लेकिन अगर एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं है, एम्प्लॉयर की वजह से, लापरवाही होने की वजह से अगर उसको काम नहीं कर पाया एम्प्लॉय, तो उसको पूरे पैसे मिलेंगे, उसको पूरे पैसे मिलेंगे, उसकी सैलरी नहीं कटेगी।
और नीचे क्या बोलता है, वेयर एन एम्प्लॉय इज एंगेज्ड इन वर्क ऑन अ पीस वर्क which a minimum time rate and a not a minimum piece rate has been fixed, wages shall be paid in terms of the act at a minimum time rate। तो वो कहता है कई बार ऐसा होता है एम्प्लॉय काम तो कर रहा है पीस रेट वाला, मतलब पर पीस के हिसाब से, लेकिन सरकार ने उसके लिए मिनिमम टाइम रेट फिक्स कर रखा है। तुम्हें अगर याद आ रहा हो ऐसा कब होता है कि सपोज तुम्हें मैंने बताया था कि अगर पीस के हिसाब से उसकी सैलरी कम बन रही है तो सरकार उसको टाइम के हिसाब से देगी। जैसे मान लो अगर जितने वो पीस रोज बनाता है उस पीस के, और वो है वो स्किल्ड बंदा, उस जितने वो पीस रोज बनाता है पर पीस के हिसाब से उसके हिसाब से महीने में बनती है खाली 11,000 रुपए कमाई। लेकिन नॉर्मली अगर कोई स्किल, और वो टाइम भी 8 घंटे डिवोट करता है, 8 आवर्स डिवोट करता है, लेकिन उसको पीस वेज के हिसाब से पैसे जो मिलने चाहिए उसे मिल रहे हैं खाली 11,000 पर मंथ पीस के हिसाब से। लेकिन नॉर्मली सरकार ने जो स्किल्ड के लिए फिक्स कर रखी है वो कितनी फिक्स कर रखी है, मान लो 17,000, तो लॉ कहता है उसे फिर 11 नहीं मिलेंगे, उसे 17 मिलेंगे, उसे 11 नहीं मिलेंगे, उसे 17 मिलेंगे। कह रहा है अगर भले वो पीस के हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन अगर उसके लिए सरकार ने टाइम फिक्स कर दिया है कि आपको टाइम के हिसाब से देंगे, आप खाली टाइम पूरा कर जाओ, भले आप उतने पीस नहीं बना पा रहे, आपको पूरे कितने पैसे मिलेंगे, 17,000 पैसे पूरे मिलेंगे। ये बात आपको समझ आ गई। अब आता है अथॉरिटी एंड क्लेम्स। ये सिर्फ इतना बता रहा है कि अगर आपको इस एक्ट के अंदर कभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको देखो appropriate government may appoint any of the following as an authority to hear and decide for any specified area any claim arising out of payment less than the minimum rate of wage in respect of payment of remuneration for the days of the rest or wage at the rate of the overtime। मतलब किसी एम्प्लॉय को अगर कोई परेशानी है, किसी एम्प्लॉय को जितने मिनिमम वेज बनते हैं वो नहीं मिल रहे, या उसको ओवर टाइम का पैसा नहीं मिल रहा, मिनिमम वेज तो मिल रहे हैं, ओवर टाइम का पैसा नहीं मिल रहा, या कोई भी दिक्कत आ रही है रेमुनरेशन में, तो कह रहा है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ये सारी अथॉरिटीज को अपॉइंट करेगी और हर एक एरिया के अकॉर्डिंग अलग अलग अथॉरिटीज स्पेसिफाई की जाएगी। आप इन अथॉरिटीज के पास जाकर अपना केस फाइल कर सकते हो और अपने पैसे की रिकवरी कर सकते हो, आपको पैसा आपका मिल जाएगा। बस ये यही बता रहा है, इसके अंदर और कुछ भी नहीं था। बाकी तो नीचे आप अपने आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। और वो यही कह रहा है नीचे लास्ट में ये बता रहा है कि अगर आपको इस एक्ट में रेमेडी नहीं मिलती तो आप अपनी रेमेडी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में जाकर ले सकते हो। एक और एक्ट है, ये तो आप मिनिमम वेजेस एक्ट पढ़ रहे थे, एक पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट भी, अगर आपको इस एक्ट में रेमेडी नहीं मिल रही तो आप पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में जाकर रेमेडी ले सकते हो। आपका ये वाला चैप्टर हो गया फिनिश। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक्स लॉट, बाय बाय।